अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तमाम खूबियाँ अल्लाह की हैं, तमाम सिफतें अल्लाह की हैं, जिसने हमें खालिस तालीम के उन्वान पर यहाँ पर आज जमा किया है। इस तालीमी कारवां के महरिक कायद मिल्लत जनाब अख्तरुल ईमान साहब, तालीमी कारवां इससे पहले भी मुल्क भर में निकले हैं, उसमें अक्सर फंड रेजिंग हुई है, कई लोगों के इश्तिराक से फिर वो निकले हैं। ये पहला तालीमी कारवां है जिसको एक फ़र्द वाहिद, जिसका नाम है अख्तरुल ईमान, उन्होंने अपनी जेब ख़ास से इसमें सब खर्च किया है, अपनी टीम के ज़रिए से, उनके चाहने वालों के ज़रिए से सारा इंतज़ाम किया है। तो ये मुमकिन है कि अगर फ़र्द वाहिद अगर उसमें तड़प है इल्म के ताल्लुक़ से, तो ये नामुमकिन बातें भी मुमकिन हो जाती हैं। यहाँ पर सफ़े अव्वल में और सारे मजमुए में बैठे हुए तमाम मौज़िज़ीन हज़रात गिरामी, बाइज़्ज़त ख़वातीन, प्यारे बच्चों और बच्चियों, हम यहाँ पर आज इस तालीमी कारवां के इस 3 रोज़ा कारवां के आखिरी पड़ाव में है। लगभग 10 मकामात पर मेरा जाना हुआ, कुछ सीखने का मौका मिला मुझे। यहाँ पर अगर मैं इस वक्त ये जो आखिरी जो मकाम है, यहाँ पर मैं नहीं आया होता तो मुझे और भी अफसोस इसलिए रहा होता कि जो इंसानी स्कूल है उसको देखने से मैं महरूम रहता। एक स्कूल जिसमें वो जो बता रहे थे सारे फोटोग्राफ्स के ज़रिए से उसकी तारीख, तो मुझे अपने कम मायगी पे बड़ा अफसोस हो गया कि मैं अभी तक इस स्कूल में कभी आया क्यों नहीं। ये लोग ऐसे हुआ करते थे अगले वक्तों में कि जो किसी किस्म के कोई गर्ज जो गायब नफ्सा नफसी मादियत की सारी चीज़ों से मुस्तशना एक जुनून सा हुआ करता था, और ये इदारे इस तरीके से ये कायम होते गए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि उनकी जो सेकंड जनरेशन है वो भी उसी फिक्र के साथ इस इदारे को कायम किए हुए। मुख्तलिफ जगहों पर जाना हुआ, कुछ सीखने का मौका मिला है। इन 3 दिनों के 10 प्रोग्रामों में ख़वातीन हज़रात, इल्म की अहमियत पे बातें काफ़ी सारी यहाँ पर हो गई हैं। एक जो 200 साल की हमारी गफलत है, उससे पहले सारे उलूम के हम बादशाह हुआ करते थे। पुर्तगाल का किंग हेनरी, उसने कई अपने लोगों को मैं समंदर में उतारा ताकि वो समंदरी रास्ते दरियाफ्त कर सके। उन्होंने उस किंग ने, बादशाह ने जो है, उनके हाथ में कंपास दी, वो अरबों की कायम की हुई थी, की ईजाद की हुई थी। बदबख्ती ये रही कि बाद में हम भूल गए कि उसके ज़रिए से हमें कुछ हासिल करना चाहिए। ये जो बातें रही, चीन में सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस आया, हमारे यहाँ पर कुछ लोग खड़े हो गए कि भाई हम इस प्रिंटिंग प्रेस जो गैरों ने बनाई है उस पर हमारी मुक़द्दस तरीन किताब को हम छापें या न छापें।
और ईसाई जो मिशनरीज थी उन्होंने धड़ाधड़ बाइबल को छापना शुरू कर दिया और अपने मजहब की तबलीग शुरू कर दी। कई सालों के बाद हम लोग जो हैं वो जागे और हमारे यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का आगाज हुआ। ये स्पीकर आ गया। एक अरसे तक यहाँ पर यह था कि भाई ये एक शैतानी आला है, इसको अपने मसाजिद में लगाएं न लगाएं, अजान दें, पर अजान की हद तक तो ठीक है, लेकिन नमाज पढ़ते हो तो उसको हम बांधे न बांधे। और हम देख रहे हैं कि हमारे जो सारे हरमैन हैं वहाँ पर इसके बगैर कोई काम होता नहीं है। हम जो बुनियादी बात भूल गए वो सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 31 की बात, क्या अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सारे उलूम, सारे नाम सिखाए। नाम से मुराद सारे उलूम या अल्लाह ने सिखाया। इंसान के बसात कुछ भी नहीं है। तो हम बिना वजह के इस पकड़ में पड़ गए, और जब हम पड़ गए तो फिर हम जो है वो घाटे में रहे। ये दीनी तालीम और दुनियावी तालीम हम किस मुँह से कहते हैं? जब हम दावा करते हैं सबसे पहले कुरान ने बताया कि ये ज़मीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना, फलक कैसे बना। पहले समाए का फरोफियत वाले जिबाले का फनसीबत वाले अर्द का फसुतियत सूरह गाशिया 88 आयत नंबर 18, 19, 20। और इल्म अर्जियात जियोलॉजी सिर्फ 200 साल पुराना इल्म है। जब हमें दावा करते हैं सबसे पहले कुरान ने बताया कि हमने इसे समंदर पैदा कर लिए हैं, एक तरफ खारा पानी एक तरफ मीठा पानी। और ये सूरह फुरकान में सबसे पहले बताई गई बात। और इल्म बहरियात या ओशियनोग्राफी सिर्फ 200 साल पुराना इल्म है। सबसे पहले कुरान ने बताया कि माँ के बतन में बच्चे की परवरिश कैसे होती है, सूरह जन्नेम में। और जन्नेम के ताल्लुक से कुरान ने बताया सबसे सूरह ज़ुमर में सूरह 39 आयत नंबर 6 में। और एम्ब्रियोलॉजी या बायोलॉजी सिर्फ 200 साल पुराना इल्म है। सारे उलूम हमारे थे, साइंस उसकी तहकीक कर रही है, सिर्फ उसको सर्टिफाई कर रही है, तहकीक नहीं कर रही है। तहकीक हो चुका है कुरान के जरिए से, सिर्फ सर्टिफाई, हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा है। तो मामला क्या था? मामला ये था, फिर हम पिछड़ क्यों गए कि उलूम के ताल्लुक से हमारा रवैया गलत रहा। और उलूम के ताल्लुक से रवैया गलत ये रहा कि पढ़ाएं न पढ़ाएं, पढ़ाएं क्या पढ़ाएं। और उसमें सबसे बड़ी रुकावट आ गई कि साइंस पढ़ाएं। हम असातिज़ा से कहना चाहेंगे, मोहतरम असातिज़ा किराम, हमारे सारे बच्चों को साइंस पढ़ाएं, लेकिन जहाँ पर डार्विन की थ्योरी आ जाए वहाँ पर रुक जाए। और बच्चों से कहेंगे, बच्चों हम बंदर की औलाद नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो साइंस ये क्यों कहती है कि हम बंदर की औलाद है? क्योंकि साइंस ने अभी उतनी तरक्की नहीं की है जितना तरक्की याफ्ता कुरान है। खूब दुआएं दीजिए साइंस को। मेरा मानना है कि इस साल के आखिर, इस सदी के आखिर तक साइंस इस नतीजे में पहुंचेगी। साइंस की सबसे बड़ी नाकामी क्या है? साइंस रूह को दरियाफ्त करने में नाकाम हुई है। साइंस क्या कहती है? इंसान पैदा होता है, जीता है, मर जाता है, फाइल बंद। कुरान कहता है फाइल बंद नहीं, फाइल खुलेगी, हिसाब होगा, कयामत का एक दिन मुकर्रर है। साइंस कहती है फाइल बंद, कुरान कहता है फाइल खुलेगी। अल्लाह ताला इस पे कुदरत रखते हैं कि हमारी हड्डियों को जोड़कर फिर से हमको जिंदा कर सकें। तो ये साइंस रूह को दरियाफ्त करने में नाकाम हुई। आप यकीन रखिए, साइंस को खूब दुआएं दीजिए, खूब टेक्नोलॉजी में, सैटेलाइट में, कहीं कहीं पर चली जाए, इस नतीजे में पहुंचेगी कि यस रूह होती है, हिसाब होगा। अल्लाह ताला इस पे कुदरत रखते हैं कि वो हमारी हड्डियों को जोड़कर हमको फिर से जो है वो जिंदा कर सके। न्यूटन पहुंचा था वहां तक, इस आखिरत के दिन तक न्यूटन पहुंचा था। न्यूटन का तीसरा खुलिया, और एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर अमल का मसावी और मुतज़ाद रद्द अमल होता है। एक्शन, रिएक्शन, अमल, रद्द अमल। न्यूटन पहुंचा था वहां तक।
लेकिन ये जजा और सजा का ये तस्वुर वहां तक पहुंचा, उसके आगे उसकी अकल नहीं चलेगी कि अगर जजा और सजा है और हर अमल का रद्द अमल है तो वो रद्द अमल का उस जजा का या सजा का दिन भी कोई मुकर्रर होगा, वहां तक उसकी अकल नहीं चलेगी। साइंस इस पे तहकीक कर लेगी। हम बात कर रहे हैं कि मामला बिगड़ा कहाँ। अभी अभी हम एक बड़े ही मौलिक बीमारी से हम फारिग हुए हैं। 2 साल तक सारे निज़ाम जो है इस धरती के तहस नहस हो गए। सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ हमारा तालीमी निज़ाम। कोरोना वायरस के ज़रिए से ये हुआ। किसी ने इसको वबा कहा, किसी ने बला कहा। हम क्या कहेंगे? हम फिर से कुरान को रिफर करेंगे। सूरह मुल्क सूरह 67 आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दुनिया एक आजमाइश है, इज अ टेस्ट ऑफ अल्लाह। हम उसको बला वबा नहीं कहते हैं, ये आजमाइश है। और आजमाइश क्यों होती है? अल्लाह ताला का पूरा हक है। पैगंबरों की आजमाइशें होती हैं, आजमाइशें होती रहती हैं और आज भी होती रहती हैं। किसी को सेहत देकर, किसी को बीमारी देकर, किसी को दौलत देकर, किसी को मुफलिसी देकर, किसी को इज्जत देकर, किसी को जिल्लत देकर, किसी को शोहरत देकर, किसी को गुमनामी देकर। यह आजमाइशें किसी को औलाद देकर, किसी को लावरत रखते हैं। यह आजमाइशें होती रहती हैं। लेकिन ये जो है कायनात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। उसकी वजह क्या है? हमको 1 मिनट के लिए फिर से हमको देखना पड़ेगा। फिर से अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, फरिश्तों ने कहा कि ऐसी तख्लीक कर रहे हो कि जो ज़मीन पे जाके फसाद कराएगा। अल्लाह ने जवाब दिया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फिर उसमें रूहों के सारे नाम सिखाए, सारे उलूम। नाम का मतलब उलूम, सारे उलूम अल्लाह ताला ने सिखाए, सारे नाम सिखाए, सारे और रूह फूंकी। और फिर इस कायनात के सबसे मुकद्दस तरीन मखलूक फरिश्तों को कहा कि अब तुम उसे सजदा करो। बच्चों, ये इल्म की अहमियत है कि उलूम से आरास्ता जब आदम अलैहिस्सलाम हो गए तो सबसे मुकद्दस मखलूक को कहा कि आप तुम इसे सजदा करो। ये इल्म की अहमियत अफादियत है। सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय एक के, और वो क़यामत तक के लिए मलऊन करार पाया। अल्लाह ने इंसान को बोलना सिखाया। सूरह रहमान। अल्लाह ने इंसान को दुआ करना सिखाया। हमें दुआएं करने का सलीका भी नहीं था। कुरान का दूसरा नाम कुछ हो सकता तो किताब दुआ। सारे पैगंबरों जो दुआएं की थी वो सब उसमें महफूज है। मैं बच्चों से पूछते रहता हूँ, भाई इल्म का हासिल करना वो अल्लाह को पसंद है या ना पसंद? सब बच्चों को पसंद है। कोई सबूत दो। सबूत नहीं। सबूत है सूरह तहा सूरह 20 आयत नंबर 114 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो दुआ सिखाई है, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। कोई हम में से ये दुआ करता है क्या है, मेरे रब में इल्म में कमी फरमा, मेरे को बेवकूफ़ बना दे, मेरे को एड़ा बना दे? ऐसे कोई दुआ करता है? और अल्लाह ने अगर ये दुआएं नहीं सिखाई हो कि इंसान को पता ही नहीं कि उसके हक में वो दुआ है कि बद्दुआ है। दुआएं सिखाई। हम बात कर रहे थे कि अपना जो खलीफा जिसको बनाया है, ये प्यारी मखलूक है, इसको इस तरीके से वो फना नहीं करेगा। फना का दिन मुकर्रर है, उसका एक अपना तरीका। ये छोटी मोटी वबाओं से ऐसा कुछ नहीं होगा। हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक हम जो तालीमी इनकलाब की बात कर रहे हैं, इल्मी इनकलाब की बात कर रहे हैं। हम तालीम का मतलब सिर्फ डिग्रियों का मामला नहीं है, सिर्फ डिग्रियां हासिल करने के कारखाने खोलने की हम बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि जहन और दिमाग के सारे दरीचे खोलने वाली इल्म तालीम, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें हर एक का अपना रोल क्या है, मैं जल्दी से मैं बात करूंगा। समाज का रोल क्या है, सोसाइटी का रोल क्या है, जिम्मेदारों का रोल क्या है। समाज का रोल
इस मामले में क्या है सुन लीजिए कि जिस समाज का रोल, मुआशरे का रोल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अहम है, हम उस ताल्लुक से पहले बात करेंगे। ये किसी भी समाज में के लिए बदमाश लोग जितना नुकसान पहुंचाते हैं उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं शरीफ लोग। ये शरीफ लोग किसे कहते हैं जरा समझ लीजिए। शरीफ आदमी की डेफिनेशन क्या है? जो अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ज्यादा से ज्यादा बीच में मस्जिद में जाता है। समाज के लिए, माशरे के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। अरे वो स्कूल की दीवार गिरी, वो हमारा काम नहीं है, वो चेयरमैन साहब देखेंगे। अरे वो 3 बच्चों का यूनिफॉर्म, वो हमारा काम नहीं है, वो सेक्रेटरी साहब देखेंगे। समाज के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। उनकी जिंदगी का महवर है उनके बीवी बच्चे, उनके बैंक बैलेंस, उनके जहेज, उनके जेवरात, उनका बैंक बैलेंस, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये हमारे यहाँ पर 2 किस्म के शरीफ लोग हैं, जिनके पास खूब दौलत है, और एक दूसरे वो जिनके पास खूब इल्म है, खूब डिग्रियां हैं, खूब नॉलेज है, लेकिन वो समाज के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। IIT गोल्ड मेडलिस्ट एक मोहल्ले में, उनसे कोई कहता है भाई ये मोहल्ले में 5-6 बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन नहीं कर सकते हैं, ज़रा दिमाग ख़राब हुआ है आपका। अब मालूम है आप किससे मुखातिब हैं? रिसर्च स्कॉलर हूँ मैं, डबल PhD मेरी, मैं ये गली मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाऊँ। समाज के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। ये शरीफ लोग थोड़े सुधर जाए और जमाने के बदलते हुए मिजाज को समझें कि जो माशरे के लिए, समाज के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए खप रहा है, अपने आप को खपाने के लिए तैयार है, बात सिर्फ उसी की सुनी जाएगी। और वो जो नहीं, चाहे कितनी ही क्वालिफिकेशन है, खूब दौलत है, दौलत का मामला भी आता तो मुझे अजीब लगता है। हम अक्सर जाते हैं अपने अजीज़ों का, अकारिब को कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक करने के लिए। हमें से हर कोई देखता है, लेकिन ये फिक्र नहीं करते हम लोग कि वो जो भी कहे उनमें से किसी की भी कफन को जेब नहीं थी, और किसी के भी कब्र में कोई सेफ, कोई लॉकर बनाया नहीं गया था। वो घोर कम जो था जिसने कब्र खोदा और वहां पर कोई लॉकर नहीं बनाया, कोई तिजोरी नहीं बनी, और न ही उस कफन में कोई जेब। ये एहसास हमारे यहाँ पर जो है वो होना चाहिए। अब यहाँ पर मामला क्या होता है सुन लीजिए। मैं समाज की, माशरे की जिम्मेदारियों की बात करता हूँ। इसमें करना क्या है कि जो जिसके बस में वो काम करता चाहिए। आप किसी सोसाइटी के चेयरमैन है या नहीं, सेक्रेटरी नहीं है, खजांची कुछ नहीं है, आपके बस में क्या काम है कि भाई 2 बच्चों का यूनिफॉर्म एक गरीब स्कूल में दे के आ सकते हैं, लीजिए। और ये बोलते मैं किस मुंह से जाऊंगा वहां पर एक सेठ ऐसे हैं जो 200 बच्चों का यूनिफॉर्म लेके आते हैं। मैं 2 बच्चों का यूनिफॉर्म किस तरीके से लेके जाऊंगा? समझ सोचिए। वो सेठ हैं, उनके बस की बात है कि 200 बच्चों को का यूनिफॉर्म दें। आपके बस की बात है कि 2 बच्चों का यूनिफॉर्म, इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। एक बादशाह अपनी आधी सल्तनत किसी को दे देता है, और एक फकीर अपनी आधी रोटी किसी को दे देता है। अल्लाह के नजर में दोनों बराबर हैं, बल्कि बड़ी कुर्बानी तो उस फकीर की है जिसकी कुल कायनात एक रोटी है, उसमें से वो आधी रोटी किसी को दे रहा है, किसी को शेयर कर रहा है। कोई काम छोटा नहीं होता। अब सवाल ये है कि कौन करेगा?
और पूरी बस्ती हर जगह जाते हैं ये शिकायत, पूरी बस्ती सोई हुई है, हम सर पटकते हैं, कुछ फायदा नहीं होगा, हमें 8-10 लोगों से क्या फायदा हो जाए। ये 8-10 लोगों से क्या फायदा होता है, ये बताने के लिए ख्वातीन हज़रात मैं जल्दी से आपको एक कहानी सुनाऊंगा, आधे मिनट के अंदर एक कहानी सुनाऊंगा। सॉरी, एक कहानी सुनाऊंगा कि एक बादशाह था, उसने उस वक्त उसकी राजधानी में, समझे कि उसकी सल्तनत में एक 5000 की आबादी रही होगी। उन 5000 लोगों में कितने अक्लमंद लोग हैं मालूम करने के लिए उसने क्या किया, वजीर को बुलाया कि मैं जानना चाहता हूं कि मेरी सल्तनत में कितने हैं अक्लमंद लोग। वजीर ने एक राय दी, क्या आसान बात है, हमारे महल के सामने एक बड़ा सा टैंक, बड़ी सी टांकी लगा देंगे और मुनादी करा देंगे, ऐलान करा देंगे, जो भी है वो अक्लमंद है उसमें 1 लोटा दूध ला के डाल दें, सुबह को काउंटिंग करेंगे, नल खोलेंगे, काउंटिंग करेंगे कितने अक्लमंद लोग हैं। वो बादशाह को बात पसंद आई, मुनादी करा दिया गया, ऐलान हुआ। उस बस्ती के एक अक्लमंद ने ये सोचा कि क्यों ना मैं चुपके से उसमें 1 लोटा पानी डाल के आ जाऊं, मेरा दूध भी बच जाएगा और सुबह को मेरी काउंटिंग भी हो जाएगी। मजे की बात ये थी कि उस बस्ती के सारे अक्लमंद वही सोच रहे थे और सारे अक्लमंदों ने वही किया कि रात के अंधेरे में चुपके 1 लोटा पानी डाल के आए। सुबह जब नल खोला तो उसमें से 5000 लोटे खालिस पानी निकला। इस कहानी के पस मंजर में मैं आपसे अपने दिल की गहराई से एक सवाल रखता हूँ कि काश 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 इतने सारे अक्लमंद लोग होने के साथ साथ उसमें से 10-20 लोग ईमानदार और जिम्मेदार भी होते और उन्होंने पानी डालने के बजाय दूध डाल के आए होते, तो सुबह जब वजीर ने नल खोला तो उसमें से दूध न सही लेकिन दूध जैसा पानी जरूर निकला होता। कुछ तो आस बनी होती। जरा इस जुमले को अंडरलाइन कीजिए, आस बन जाती है। किसे? ये नई जनरेशन को, ये नई नस्ल जो माइन्यूटली हमको ऑब्जर्व कर रही है, इनको आस बन जाती है कि ये जो है, आज हमारे यहाँ पर एक हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज है, कल हमारे यहाँ पर एक पॉलिटेक्निक खुलेगी, फिर जो है हमारे यहाँ पर एक बड़ा टेक्निकल कॉम्प्लेक्स बनेगा। आस बन जाती है। 8-10 लोगों के बेदार होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। कोई भी इनकलाब जो है उसके लिए सारी बस्ती कभी जागती नहीं है। 10-15 लोग भी अगर जाग जाएं और अपने अपने तौर पर करते रहें, कुछ भी कोई भी काम करते हैं, अब इसमें और क्या रुकावट आती है? सुन लीजिए, आज भी तमाम तर बेदारी के बावजूद, अवेयरनेस के सारे प्रोग्राम और कारवां, तालीमी कारवां वगैरह वगैरह के बावजूद भी हमारे माशरे में, हमारे समाज में, समाज की फलाह व बहबूदी के लिए सिर्फ 2% लोग काम कर रहे हैं, 2%, और वो फुल टाइम काम कर रहे हैं। और 98% लोग सिर्फ नुक्ताचीनी कर रहे हैं और वो भी फुल टाइम कर रहे हैं। इस वजह से हमारे यहाँ पर मामला है नुक्ताचीनी। देखिए, जो नौजवानों ने, उनसे भी कहना चाहूँगा, कुछ ही सालों में, कुछ ही 5-6 सालों में आपका करियर बनने के बाद आप अमली ज़िंदगी में आएंगे, अब सोशल कामों में आ जाएंगे और वो करना ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो करना ज़रूरी है। मैं अपने करियर प्लानिंग के इसमें जो बातें कहता हूँ, मैं अभी ये बात कहने वाला हूँ, उसकी सबसे अहम बात। तो जब आएंगे, सबसे पहले अपनी ये चमड़ी जो है, जिल्द जो है, उसको मोटी बना लीजिए। क्यों? इसमें तनकीद अच्छी चीज़ है।
नुक्ताचीनी बुरी और ऐब जुई बदतरीन। तो ये तनकीद, नुक्ताचीनी, ऐब जुई सारी चीजें बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर टांग खींचने की बातें होती ही रहेंगी, ऐब जुई तक होगी। तो कहाँ के किस्से निकालेंगे? हाँ वो स्कूल के समय, हाँ ठीक है, नहीं स्कूल से, हाँ लेकिन उसके वो भाई के, भतीजे के, भांजे के, वो फुला वो लड़की जो है वो भाग गई थी। अरे उसका ताल्लुक क्या है इससे? तो ये जो है ऐब जुई कहा जाता है इसे। ऐब, इसको बर्दाश्त कर लीजिए। इसके लिए, इसके बिना ये नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ पर तो ये होगा ही होगा। नेक कामों में, अच्छी कामों में मुश्किलात का आना सुन्नत है। अगर आप राह रास्त पर हैं, नेक काम किए जा रहे हैं, अगर आपको मुश्किलात नहीं आ रही हैं तो आपको ताज्जुब करना चाहिए, भाई क्या बात है, कोई तनकीद क्यों नहीं कर रहा है, कोई नुक्ताचीनी क्यों नहीं कर रहा है, कोई मेरे खिलाफ पोस्टर्स क्यों नहीं लगा रहा है, कोई नुक्कड़ पे बैठ के मेरे खिलाफ बातें क्यों नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ लिख क्यों नहीं रहा है? लगता है मेरा काम सही नहीं है। अगर आपका काम सही है, दुरुस्त है, तो ये होगा ही होगा। हम बात कर रहे थे कि ये कैसी बातें होती हैं, सुन लीजिए। अब एक आध दूसरी आखिरी बात, और वो ये है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। मैं खाली समाज की बात कर रहा हूँ, मैं उसके बाद में वालिदैन पे आ रहा हूँ, माँ बाप पे आ रहा हूँ। जिसकी वजह से गाड़ी हमारी आगे बढ़ती नहीं है, वो हिंदुस्तानी मुसलमानों का 75 सालों से जो है वो मुस्तनद बहाना कि हम मुसलमानों के साथ में तासुब होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। दुनिया के हर मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ में तासुब होता है, क्योंकि ये जो जमहूरियत है इसमें बंदों को तोला नहीं करते, कौन पीएचडी है और कौन क्या है, नहीं, बल्कि उनके सरों को गिना करते हैं। इसलिए हमारे साथ में भी ये होता है और होता होगा भी। लेकिन लड़के लोग सुन लें, बच्चे लोग सुन लें कि नॉलेज का, इल्म का जादू हमेशा सर चढ़ के बोलता है। इसमें दो मिसालें दूंगा जल्दी से। नंबर एक, जिसके ताल्लुक से अक्सर कहा जाता है वो है यूपीएससी का एग्जाम, सिविल सर्विसेज का इम्तहान। क्या हमारे बच्चे प्रीलिम में पास होते हैं, मेन में पास होते हैं, और इंटरव्यू में हमारे बच्चों को रोका जाता है। जैसे देखते हैं कि ये कौन है, मोहम्मद सुभान, अच्छा मोहम्मद शफीक, रफ़ीक, उसको रोकते हैं, गलत बात है। इसलिए कि हमारे मदरसे के फारिग़ैन भी IAS ऑफिसर्स बन रहे हैं। जो इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट बनती है वो 8-10 दिन पहले इंटरव्यू लेने वालों के पास पहुंच जाती है, पूरा शजरा पहुंच जाता है उनके पास कि कौन मुस्लिम है, कौन क्या है, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। वो रोक सकते थे, रुकते नहीं हैं, क्योंकि आपके पास अगर वो नॉलेज है, इल्म है, तो आप जो है वो कामयाब हो जाएंगे। और हो रहे हैं बच्चे हमारे कामयाब, जिनके पास कॉन्फिडेंस है, जिनके पास नॉलेज है। और अगर बिल फर्ज, ऐसा फर्ज कीजिए कि वो सारे गैर मुस्लिम जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उन्होंने तय कर दिया कि चूंकि ये मुसलमान है इसलिए इसको इंटरव्यू में 0 नंबर दिया है। इंटरव्यू के लिए 275 मार्क्स होते हैं, नंबर होते हैं, और जो रिटर्न एग्जाम है, तहरीरी एग्जाम है, उसके लिए 1850। वो 1850 में अच्छा स्कोर करने के लिए किसने रोका है? उसमें अच्छा करने के बाद किसी की मजाल नहीं है कि अगर वो चाहता भी है, अंदर कुछ खबासत है, शैतानियत भरी भी है कि इसको फेल करूं, नहीं कर सकता है। इसलिए ये सिर्फ जो है ना डफरी बजाई जा रही है तासुब की। हम जो देख रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो लेवल पे होता है। बच्चों, हायर लेवल पे, एजुकेशन पे आपकी नॉलेज का जादू मिलेगा। और इस तासुब के ताल्लुक से मैं दूसरी और आखिरी मिसाल, मैं अपनी ज़ाती मिसाल देना चाहूँगा
अलहमदुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों डॉक्टर हैं। मेरी बड़ी बेटी ने MBBS में भी बहुत ही अच्छा स्कोर किया। MD सबसे बड़ा जो मेडिकल का इम्तिहान है उसको जो पास किया अभी हाल ही में JJ हॉस्पिटल ग्रैंड मेडिकल कॉलेज से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने MD के इम्तिहान में रिटर्न में टॉप किया ही पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन जो ओरल एग्जाम था, ज़बानी इम्तिहान था, जिसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, 4 एग्जामिनर चारों गैर मुस्लिम थे। घंटों के उक्ता देने वाले और क्रॉस क्वेश्चनिंग करने वाला जो इम्तिहान होता है, ज़बानी इम्तिहान, जब रिजल्ट आया तो मेरी बेटी सिर्फ रिटर्न एग्जाम में पूरे महाराष्ट्र के टॉपर नहीं थी। महाराष्ट्र की 19 यूनिवर्सिटी में मेरी बेटी ने ओरल ज़बानी इम्तिहान में भी टॉप किया और 2 गोल्ड मेडल उसके मिले। वो बिल्कुल ही हो सकता था। मेरी बेटी मुकम्मल हिजाब में थी, मतलब ऐसा ना कि छुपा दे नाम, मुकम्मल हिजाब में, लेकिन अपने काबिलियत है, नॉलेज है, उसका जादू हमेशा सर चढ़ के बोलेगा। हम बात करें थे तासुब वगैरह सब, इस चीज़ को अपने जहन से जो है वो निकाल दीजिए। अब मैं ये हुआ है कि ये क्या हो रहा है, हमारा तालीमी निज़ाम पहले ट्रायंगुलर मुसल्लस नुमा हुआ करता था। तलबा, वालिदैन, असातिज़ा, फिर वो मुरब्बा नुमा बन गया। तलबा, वालिदैन, असातिज़ा और इंतज़ामिया कि उस स्कूल का, उस तालीमी इदारे का इंतज़ामिया कितना पॉजिटिव है। वो वाकई इंतज़ामिया है कि खाली ठाकुर बने हुए हैं किसी इदारे के। फिर वो मुकम्मल नुमा बन गया, 5 शक्ल बन गई उसकी, तुलबा, वालिदैन, असातिज़ा, इंतज़ामिया, और उसमें और एक जुड़ गया वो है मुआशिरा, समाज का रवैया क्या है तालीम के ताल्लुक से। कभी 2 बच्चे जो हैं वो गरीब में फीस अदा नहीं कर सकते, समाज में कुछ है, हिस्स है या बेहिस्सी है। अब उसमें 6ठा वर्टेक्स जुड़ गया, बहुत खतरनाक जाविया जिला जुड़ गया, और उसकी वजह से ये तालीमी निज़ाम मुसद्दस नुमा बन गया। 6 ज़िले ही बन गया, तलबा, वालिदैन, असातिज़ा, इंतज़ामिया, मुआशिरा, और ख़तरनाक वर्टेक्स इसको जुड़ गया और उसका नाम है हुकूमत। ये क्यों खतरनाक हो गया? क्योंकि यह हुकूमत, हम कितनी ही बड़े बड़े पॉलिसी बनाएं, हुकूमत की पॉलिसी जो है उस पर असरअंदाज होती है और हम लोग उसके नहीं, लेकिन अक्सर असातिज़ा उसके गुलाम बन गए हैं। रोज सुबह उठ के देख रहे हैं कुछ ऐसे वेबसाइट, माई स्कूल, माई ये, आज क्या फरमान है, जैसे कि ऊपर से कोई फरमान आ रहा है और उसको जो के तू उसको अमल में करते हैं, लाते हैं। सुन लीजिए ख्वातीन हज़रात, ये तालीमी निज़ाम जो है उसको तहस नहस करने के लिए 2009 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट RT आ गया, राइट टू एजुकेशन, और उसमें उन्होंने क्या किया, इस धरती पर जितने भी तालीमी निज़ाम हैं वो बच्चे के इर्द गिर्द घूमते हैं कि ये बच्चा है, हमने को दिया है, इसको बनाओ, इसको कामयाब बनाओ। लेकिन जो शातिर किस्म के जो सेक्रेटरीज थे उन्होंने इन सियासतदानों को कहा, अरे ये बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, उसको तो वोट देने का हक भी हासिल नहीं है, उसको खुश करके फायदा क्या है? तो फिर क्या करो, वालिदैन को खुश करो, माँ बाप को खुश करो। तो माँ बाप कैसे खुश हो जाएंगे? माँ बाप एक ही चाहते हैं कि ये बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पर पास, फेल देखना नहीं चाहते, पास। तो फिर क्या करने का, 8वीं तक कोई इम्तहान नहीं लेने, और वाकई खुश हो गए। सबसे पहले हमारी कौम के वालिदैन खुश हो गए, वो तो क्या गवर्नमेंट है यार, मगर बच्चा फेल ही नहीं हो रहा है। KG में डालो उसको और 9वीं में जाके देखो बच्चा क्या कर रहा है, 9वीं में क्या कर रहा है, मैं आ रहा हूँ। इसके ताल्लुक से मैंने कई टीवी के डिबेट्स में हिस्सा लिया, कई मज़ामीन लिखे, और उसमें मैंने एक ड्रामा लिखा था, हम सब 8वीं पास तक, जो कई स्कूलों में खेला गया। उस ड्रामे में मैंने लिखा था कि 9वीं का पहला दिन है, टीचर जो है वो बच्चों से मुखातिब है
कि बच्चों आज 9वीं का पहला दिन है, चलो किताब खोलो, बोलो बच्चों A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, 9वीं में, क्योंकि खाली हाजिरी लगानी है, ठीक है। और उसी ड्रामे में लिखा था कि एक हेडमास्टर साहब हैं, वो अपने साथी असातिज़ा से कहते हैं आज ज़रा मैं जल्दी जा रहा हूँ स्कूल से, कि मेरे रिश्ते में एक बच्चा पैदा हुआ है, अस्पताल में देखने जा रहा हूँ उसको। तो सारे टीचर्स पूछते हैं कि जो बच्चा सर जो पैदा हुआ है उसको आप क्या गिफ्ट लेके, क्या तोहफा लेके जा रहे हैं? तो हेडमास्टर साहब बोलते हैं मैं सोचता हूँ जो बच्चा आज पैदा हुआ है उसको 8वीं पास सर्टिफिकेट लेके चले जाऊंगा। जो धरती पे आया हुआ 8वीं पास, इसलिए आज सारा हिंदुस्तान 8वीं पास है और आधा हिंदुस्तान 9वीं फेल है। इस वजह से समझे, ये जो होता है, इसी जो असातिज़ा भी यहाँ पर अच्छी तादाद में जरा सुन लें। इस वजह से मैं चाहता था मेरे महाराष्ट्र में, बंगाल में वगैरह में जो होते हैं, अभी बंगाल में महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी, सॉरी वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के अंडर में एक सेमिनार हुआ, पूरा दिन था टीचरों के लिए वर्कशॉप, पूरे दिन का वर्कशॉप था। यहाँ पर उसका मौका नहीं मिला, इंशाल्लाह फिर कभी ये करेंगे। उसमें हम ये बातें करते हैं कि ये RTE राइट टू एजुकेशन, और अभी जो NEP आ रहा है वो तो और भी मामला खराब होने वाला है। उसमें असातिज़े किराम का जो दर्जा है, मर्तबा है, इंतहाई पस्त कर दिया। उसमें क्या लिखा है कि टीचर ने ऐसी कोई बात नहीं करने की जिससे बच्चे को टेंशन आ जाए। जब टेंशन को डिफाइन नहीं किया कि टेंशन किसे कहते हैं, तो हमारे जो क्लासरूम है उसका मंजरनामा कैसा होगा सुन लीजिए कि एक उस्ताद जो है वो बच्चे को कहते हैं, हे शकील तुम्हारा होमवर्क बराबर होता नहीं है, तुम बराबर पढ़ाई में ध्यान देते नहीं हो। तो शकील खड़ा हो जाएगा, सर मेरे को टेंशन आ रहा है आपकी बातों से। अरे मियाँ पढ़ा करो, बड़ा बनने। सर मेरे को टेंशन अभी भी आ रहा है। अब वो आखिरी अगर कंप्लेंट लिखाता है मेरे को टेंशन दिलाने वाली बात, वो टीचर अंदर। ये तस्वुर देखिए, ये तस्वुर जो है इस्लाम ने दिया है, सजा का तस्वुर ये इस्लाम ने दिया है। और उससे इनराफ हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इस दुनिया में एक मुअल्लिम बनाकर भेजूंगा। कहने को वे कह सकते थे कि मैं एक लीडर बना के भेजेगा, वो रहबर बना के भेजेगा, रहनुमा बना, नहीं, जो लफ्ज़ आपने अपने लिए पसंद फरमाया वो मुअल्लिम था। मैं इस दुनिया में एक मुअल्लिम बनाकर भेजूंगा, ये मर्तबा है उस्ताद का, ये निस्बत है उस्ताद का। अब आप बोलेंगे वो जो एजुकेशन पॉलिसी बनाए उनको कहाँ मालूम था? उनके यहाँ पर भी गुरुकुल, गुरु दक्षिणा, उनके यहाँ पर भी राजे महाराजाओं ने अपने गुरुओं के खड़ाऊ सीधे किए हैं, जूते सीधे किए हैं, चप्पल सीधे किए हैं। लेकिन इनको एक पॉपुलिस्टिक ऐसी पॉलिसी बनाने की वोट मिलेगा। बात ये हो रही थी कि इससे अभी नई जो आ जाएगी, हम इंशाल्लाह फिर कभी आ जाएंगे, तब तक ये NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, इसके पत्ते भी उन्होंने खोले नहीं हैं। जब आएगी हम इस पर बहुत तबसरा करेंगे, आएंगे, और जा बजा खाली उसके ताल्लुक से हमको बेदारी के लिए अलग से कारवां निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है मामला वो बहुत ही खतरनाक है। और उसके लिए मेरे जहन में है उसका तोड़, अल्हम्दुलिल्लाह, कि उसका हम तोड़ कैसा करेंगे, उसकी दवा है हमारे पास। लेकिन फिर इससे ज़्यादा तादाद में हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। आज जो तादाद इस मंडप के नीचे है, इससे 10 गुना तादाद में हर जलसे में शरीक होना पड़ेगा, तो हम उसका तोड़ कर सकते हैं। हमारी कौम की हद तक कम से कम हम कर सकते हैं इंशाअल्लाह। बात हो रही थी कि माँ बाप की जिम्मेदारी कितना अहम और कितना इम्पोर्टेंट है। ये सारे जो हम बात कर रहे हैं
कि तालीमी मुसद्दस के जो हिस्से हैं, तलबा, वालिदैन, असातिज़ा, इंतज़ामिया, माशरे की बात कर चुके हैं। हम अभी बात जो करेंगे वो वालिदैन हुकूमत की बात अभी कर चुके हैं और करेंगे। वालिदैन का रोल कितना अहम और इम्पोर्टेंट है, ख़वातीन और हज़रात, तो बताने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल दूँगा। एक जगह पर एक मैदान में म्यूनसिपलिटी के 2 वर्कर्स, 2 मुलाजिमीन कुछ काम कर रहे थे। एक आदमी एक कुदाल लेता है, उससे एक गड्ढा खोदता है, 2-3 फीट का गड्ढा खोदता है। फिर दूसरा आदमी आता है, वो मिट्टी भर देता है, लेवलिंग करता है। फिर से पहला वाला आदमी गड्ढा खोदता है, दूसरा जाता है, लेवलिंग करता है, गड्ढा खोदता है, लेवलिंग करता है। एक आदमी खड़े खड़े ये तमाशा देख रहा था। बोलते क्या बात है भाई, तुम इतनी मेहनत से ये गड्ढे खोद रहे हो और ये आदमी आता है और मिट्टी भरता है, लेवलिंग, क्या बात है? बोलता है ये तुमको मालूम है क्या, हम म्यूनसिपलिटी के 3 मुलाजिमीन हैं, 3 वर्कर्स हैं। मेरा काम ये है कि मैं ये गड्ढे खोदूं। दूसरा और एक आदमी है, वो आज काम पे नहीं आया, वो गैर हाजिर है, उसका काम ये था कि इन गड्ढों के अंदर वो बीज डाले। और तीसरा है इसका काम ये कि वो मिट्टी भर दे, लेवलिंग कर दे। अब ये बीज डालने वाला आदमी आज गैर हाजिर नहीं गैर हाजिर है, वो नहीं आया है, हम उसका इंतजार नहीं कर सकते, हम अपना काम किए जा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, वो गड्ढा खोदने का मकसद क्या था? दरख्त उगाना। लेकिन ये दूसरा आदमी, बीज डालने वाला आदमी, गैर हाजिर होने की वजह से मकसद ही खत्म हो गया। ये दूसरा आदमी हमारे समाज में, हमारे माशरे में मुस्तकिल गैर हाजिर है, परमानेंट एब्सेंट है। और वो कौन है? वो है वालिदैन। क्या हो रहा है तालीमी निज़ाम में? आज टीचर्स पढ़ा रहे हैं, काम दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं। क्या असातिज़ा जो हैं वो गड्ढा खोद रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं। बच्चे घर पे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, रट रहे हैं, गड्ढा भर रहे हैं। लेकिन दूसरा आदमी, वालिदैन, बीज डालने वाला आदमी, इंस्पायर करने वाला आदमी, मोटिवेट करने वाला आदमी, आगे बढ़ करने वाला आदमी, तुम्हारे आला तालीम के लिए मैं अपने जेवरात को बेच डालूंगी, ये कहने वाली माँ, मैं तुम्हारे आला तालीम के लिए अपने खेत खलियान जो है उसको बेच डालूंगा, ये कहने वाला बाप, ये माँ और बाप दोनों गैर हाजिर हैं। और इसीलिए हमारे आंगन में तालीम का पौधा जो उग नहीं रहा है, उसकी वजह यही है कि टीचर्स कितनी ही मेहनत करें, बच्चे कितनी ही मेहनत करें, लेकिन जब तक माँ बाप अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं होते हैं, तब तक हमारे आंगन में तालीम का पौधा उगने से रहा। और इसीलिए इस तालीमी तहरीक के जरिए से हम गाँव शहर, करिया करिया, देहात मोहल्ला मोहल्ला, गली गली जाकर यही आवाज लगा रहे हैं कि ये दूसरा आदमी अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो। और जिस दिन ये माँ बाप अपने ड्यूटी पर हाजिर होंगे, आप यकीन रखिए कि हर आंगन में हमको इल्म का, तालीम का पौधा लहलहाता हुआ नजर आ जाएगा। कितना अहम और कितना इम्पोर्टेंट रोल है। असातिज़ा और बच्चों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो वालिदैन का है। फिर ये वालिदैन का मामला क्या है? हिंदुस्तान भर में जाते रहता हूँ कुछ सीखने के लिए, अक्सर वालिदैन हमारे यही कहते सुनाई देते हैं, अरे हमारे बच्चे बहुत होशियार है, बहुत होशियार, उड़ता पढ़ने के पढ़ नहीं सकते, इतने होशियार है। लेकिन वो स्कूल है ना, स्कूल वो बराबर नहीं है, वहाँ कुछ पढ़ाया नहीं जाता। हमारे वालिदैन स्कूल की तरफ उंगली उठाने से पहले ये भूल जाते हैं कि जिस स्कूल की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं वो आपके बच्चे का पहला स्कूल नहीं है। आपके बच्चे का पहला स्कूल है उसकी माँ। माँ की फिक्र क्या है? माँ क्या है? माँ बच्चे का पहला स्कूल है। आपके बच्चे का दूसरा स्कूल है उसका घर। घर में क्या हो रहा है? खोट, कपट, हसद, जलन, गिबतें, साजिशें ये हो रही हैं, या प्यार, मोहब्बत, बड़ों का अदब क्या सिखाया जा रहा है? घर आपके बच्चे का दूसरा स्कूल है। जब मैं तो ये कहता हूँ कि घर आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी सारी बातें हमारे बच्चे अपने घरों में ही सीखते हैं।
कैसे, मैं उसकी एक मिसाल दूंगा। माँ बाप बैठे हुए, बच्चा ही बैठा हुआ है, इतने में एक साथ मिलने वाले आ गए, तो अब्बा खुशी के मारे चिल्ला उठे, अरे आइए आइए निसार भाई आइए, क्या बात है, आप ईद का चांद हो गए, आप आते नहीं, अब तो देखने को आके तरस गए, अब वहाँ आते वहीं से जाते, आना चाहिए, मिलना। 10-15 मिनट के बाद में निसार भाई मिल के चले गए। जैसे ही निसार भाई चले गए, वैसे ही अब्बा कहते हैं, खामखा आ गया था यहाँ पर, अरे वहाँ आए थे तो वहीं से जाने का था, यहाँ काहे को आने का था, मेरा भी टाइम गया, तुमको भी चाय बनानी पड़ी। अब बच्चा हक्का बक्का, अभी 10 मिनट पहले तो निसार भाई पे जान निसार हो रही थी, और जैसे ही निसार भाई चले गए तो उनकी गिबत हो रही है, घर 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 घर। आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। वरना मुझे बताइए, इस धरती पर ऐसा कौन सा स्कूल है जिसमें गीबत नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? कौन सा स्कूल है? कौन सा स्कूल है जिसमें हसद जलन सिखाया जाता है? ये घर में साजिशें, घर में जेठानी के खिलाफ, देवरानी के खिलाफ, है ना, ये सारे जो है ये घर में, ये घर के सब्जेक्ट है, घर की यूनिवर्सिटी के। गाँव के घर जो है, आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। हमारे बच्चे सारी बातें वहीं सीखते हैं और उसी की नकल करते हैं। कैसे? इसकी एक और मिसाल दूंगा जल्दी से। एक बच्चा, एक लड़का एक आम के दरख्त के ऊपर चढ़ा, आम चोरी करने के लिए। वो चौकीदार ने देख लिया, बोलता है नीचे उतर, उधर नीचे, आम चोरी कर रहे हैं, नीचे उतर, वरना मैं तुम्हारे घर पे जाऊंगा और तुम्हारे अब्बा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तो बच्चा ऊपर बैठे बैठे आराम से जवाब देता है चौकीदार को कि मेरे घर पे जाके कुछ फायदा नहीं है, मेरे अब्बा तुमको घर पे मिलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे अब्बा जो हैं वो बाजू के झाड़ के ऊपर चढ़े। घर जो है वो आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो यूनिवर्सिटी। लेकिन इन घर नुमा यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी नुमा घर होगा, हमारा हाल क्या है वो बताने के लिए एक और मिसाल दूंगा जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। माँ बाप बैठे हुए हैं, बेटा बैठा हुआ है, हिस्ट्री की किताब पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, जंगों के बारे में, लड़ाइयों के बारे में पढ़ रहा है, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई वगैरह वगैरह। ये लड़ाइयों के बारे में पढ़ते पढ़ते बच्चा जो है वो अब्बा से सवाल पूछता है, बोले अब्बा ये लड़ाइयाँ कैसे शुरू हो जाती हैं? तो अब्बा कहते हैं सुन बेटा, फर्ज करो कि अमेरिका और फ्रांस के दरमियान कुछ इख्तिलाफ पैदा हो जाए, तो अम्मी फौरन टोकती हैं, अरे ये अमेरिका और फ्रांस के दरमियान इख्तिलाफ क्यों पैदा हो जाएगा? तो अब्बा बोलते नहीं, खाली मिसाल दे, क्यों मिसाल दे, ऐसे मिसाल दो, ऐसे। बच्चा बोलता है बस अम्मी अब्बा मालूम हो गया कि लड़ाइयाँ कैसे शुरू हो जाती हैं। हमारे घर लड़ाइयों के मैदान बने हुए हैं। माँ बाप की इस झूठी अना की जंग में जीतता कौन है? कोई नहीं। हारता कौन है? उनके बच्चे। मुस्तकिल हारते रहते हैं जिंदगी की ये जंग, मुस्तकिल हारते रहते हैं। हम कभी गौर क्यों नहीं करते? हमारे बच्चे केजी फर्स्ट सेकंड 95%, थर्ड फोर्थ 75%, 6 7 45%, 8 35%, 10 पास नहीं हो रहा है। सारा उसका टैलेंट जहानत गई कहाँ? ये घर का जो है माहौल है, हम उसे बच्चा समझ रहे हैं। और अभी के बच्चों को तो बच्चा समझो ही मत, ये 4G 5G बच्चे हैं। ये हम लोग जो थे वो 0G थे, पेरेंट्स 0G हैं, ये 4G 5G बच्चे हैं। ये माइन्यूटली ऑब्जर्व करते रहते हैं हर चीज को। इसलिए कि जो माँ बाप के झगड़ों में ये जीतता कौन है? कोई नहीं है।
सुन लीजिए ख्वातीन हज़रात, ये पहले मियाँ बीवी का अज़दवाज ये रिश्ता क्या है, मैं सिर्फ 1 मिनट बात करूंगा, वो भी कुरान के हवाले से। अल्लाह फरमाते हैं सूरह रूम सूरह 30 आयत नंबर 21 में, क्या हमने तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। सुकून कल्ब के लिए रिश्ता है ये। और क्या उसमें एक दुआ सिखाई है। अगर फरमाते हैं सूरह फुरकान सूरह 25 आयत 74 में कि अल्लाह मेरी बीवी और मेरे औलाद से मेरी आंखों को ठंडक अता फरमा। मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो सुकून के लिए है, आंखों के ठंडक के लिए है। और हमारे घर बॉइलिंग चेम्बर्स, उबलते हुए चेम्बर्स, ये जो होता है क्या होता है घरों के यहाँ पर मामला जो है। सुन लीजिए ख्वातीन हज़रात, सुन लीजिए, ये जो औलाद आपको अल्लाह ने दी है ये खेल खिलौने नहीं है। ये क्या है? अगर फरमाते हैं सूरह तगाबुन सूरह 64 15 में कि जान लो कि तुम्हारा माल और तुम्हारे औलाद तुम्हारे लिए एक आजमाइश है, एक इम्तहान है, और अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर है जो उस आजमाइश में कामयाब हुआ। अगर फरमाते हैं सूरह तहरीम सूरह 66 6 में, क्या है ईमान वालों, बचाओ अपने आप को। अरे अपने आप को बात खत्म नहीं होती वहां पर। बचाओ अपने आप को और अपने अहल अयाल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। हम बोलते हमारे उम्र हो रही, हमारे जो है तहज्जुद तक गाफिल, कोई नफिल तक नहीं छुट्टी। वो बच्चा है ना मेरा बेटा, उसको वो कज़ा होने को वक्त है तब तक भी उसको वो वज़ू करने को तौफीक नहीं होती। बड़े इटला के हम ये बोलते रहते हैं, वो जो बच्चा जो तौफीक नहीं हो रही ना उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे अकाउंट में लिखा जाता है। सूरह तहरीम की आयत बताती है कि बचाओ अपने आप को और अपने अहल अयाल को। तो हम फेल हो गए, इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पर बात ये हो रही, देखिए सुन लीजिए भाई, यहाँ पर होता क्या है हमारे घरों में। मैं मुंबई के एक बड़े ट्रस्ट से वाबस्ता हूँ जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है। पिछले 20 सालों से मैं यहाँ पर ट्रस्टी हूँ। एक ट्रस्टी में इस्लामिक डेवलपमेंट ID भी दिल्ली का, उसका भी मैं 7 साल से उसका ट्रस्टी हूँ। यहाँ बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, हम इंटरव्यू लेते हैं। मैं जब आता है कोई बच्चा, भाई आपके अब्बा क्या करते हैं, अब्बा का इंतकाल हो चुका है, ख़त्म, उससे और कोई सवाल नहीं पूछते। जब अब्बा का इंतकाल हो चुका है तो हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है कि हम उसको संभालें। सॉरी, किसी भी आपके अब्बा या हमारे अम्मी अब्बा का तलाक हो चुका है, ठीक है, इस्लाम में तलाक की गुंजाइश भी है और अहसन तरीके से हमारे दीन में तलाक की गुंजाइश अहसन। हमारे यहाँ पर दुल्हनों को जलाया नहीं जाता, अहसन तरीके से। सिर्फ आपके अब्बा नहीं, वो क्या है, मतलब क्या है, नहीं हमारे अम्मी अब्बा जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। ये खुशी नहीं थी समय वालिदैन की, तलाक शुदा समझ में आता था, सेपरेट शुदा एक क्या नहीं बोलते। अम्मी अलग रहती हैं, अब्बा अलग रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि जहाँ पर भी हैं वहाँ से वो एक दूसरे को सताते बैठे। ये किसी को पूछता भाई आपके अब्बा क्या भाई सेपरेट में, सेपरेट में नहीं है। हमारे अब्बा अम्मी अब्बा जो है एक साथ रहते हैं, पिछले 5-6 सालों से जो है वो आपस में बातचीत नहीं करते हैं। बोले घर का कारोबार चलते कैसे है? तब देखो ये 4G 5G के ज़माने में कम्युनिकेशन हमारे घरों में क्या होता है। वो अम्मी जो है वो बेटे को कहती है, अब्बा को बोलो लाइट का बिल आया है, बेटे को, अब्बा बेटे को बोलते हैं, अम्मी को बोलो मेरे को मालूम है। 4G कनेक्शन मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। हम कोई ख्वाब में कुछ बता आने वाला हूँ, ऐसे बड़े बड़े करियर आपका इंतजार कर रहे हैं, कोई ख्वाब हम देख नहीं सकते जब तक कि इस्लाही माशरा हमारे यहाँ पर न हो। हमारे घर मुंतशिर हो चुके हैं, बिखर चुके हैं, और ये जब तक ऑर्डर में नहीं आते हैं तब तक हम कोई बड़ा ख्वाब देख ही नहीं सकते।
हम बात करें कि माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है। अब इसमें हम जल्दी से बता रहे हैं कि 2 मिनट के अंदर माँ बाप के ताल्लुक से आखिरी बात ये बच्चों की तरफ में आ रहा हूँ। माँ बाप से क्या शिकायत है बच्चों को, और बच्चों को क्या शिकायत है माँ बाप से। तो माँ बाप को शिकायत अपने बच्चों से ये है, खासतौर पर लड़कों से। नंबर एक ये कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी बात सुनते नहीं हैं, लड़के खासतौर पर। नंबर 2, हमारे बेटे खासतौर पर घर से बाहर जाते हैं। और नंबर 3, हमारे बेटे जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, अपने दोस्तों की बातें सुनते हैं। चलो तीनों का मैं जायजा लेता हूँ। नंबर 1, हमारे बच्चे हमारी बातें सुनते नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी पहली वजह ये है, और पहली और अहम वजह ये है कि हमने दीन की तालीम को यसरुल कुरान तक महदूद रखा। कुरान पढ़ने आ गए, चल तेरे टोपी निकाल, तेरी तालीम मुकम्मल हो गई। दीन की असली तालीमात को हमने उसकी घुट्टी में पिलाया नहीं। प्रैक्टिकल दीन जो है उसका, अभी हम बच्चे हमको पूछते हैं, कई जो खाली स्टूडेंट्स के होते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट। गैर मुस्लिमों के जो कॉलेजों में जाता हूँ वहाँ पर भी मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए बताता हूँ कि नमाज खाली फर्ज नहीं है, वक्त के साथ महदूद है। इसलिए नमाज उसका हाल है, ये टाइम मैनेजमेंट ये हमने सिखाया नहीं। जब हम उनको दीन उनको घुट्टी में नहीं पिलाया, कुछ बच्चे कोई वालिदैन ऐसे आते हैं कि हमारे बच्चे का नंबर कहीं और आया है, बहुत दूर आया है, मेरे बच्चों को भेजेंगे। बोले बिल्कुल भेजो। मुझे डर लगता है। किस बात का डर लगता है? बच्चे बिगड़े तो मैंने कहा अगर आपने उसके दीन उसकी घुट्टी में पिलाया है और बच्चा कहीं नहीं जा रहा है, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक को भी जाएगा, तो अपने साथ में जाए नमाज लेकर जाना नहीं भूलेगा। और हमने घुट्टी में पिलाया नहीं, इसलिए हमारे बच्चे बात नहीं सुनते। दूसरी और आखिरी वजह जिसकी वजह से हमारे बच्चे हमारी बातें सुनते नहीं हैं, वो ये है कि हमारे कौल और फेल में तज़ाद, कि हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कौल और फेल में यकसानियत आसान बात नहीं है, गालिबन फरिश्तों का वस्फ़ है वो। लेकिन आप और हम में से हर एक के लिए मुमकिन है कि हमारे कौल और फेल में बहुत हद तक यकसानियत है। जैसे कौल मशरिक का, फेल मगरिब। फरमाते हैं सूरह सफ 67 आयत नंबर 2 में कि तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। तो हमारे कहने और करने में जो तज़ाद है वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो हम क्या करते हैं? बच्चों को बोलते हैं हमेशा, बच्चों सच बोलो, झूठ मत बोलो, सच बोलो, झूठ मत बोलो। बेटे ऐसे कान खुजाते रहते हैं, हाँ हम देखते रहते हैं अब्बू जो हैं वो फ़ोन पे कितना दिन रात झूठ बोलते रहते। उसके बाद में हमारे बच्चे हमारी बात सुनते नहीं हैं। ये अगर है तो बच्चे हमारी बात सुनेंगे। दूसरी बात, लड़के लोग खासतौर पर घर से बाहर जाते हैं। कोई भी शख्स अपने घर की खिड़की उस वक्त खोलता है जब उसे घर में घुटन महसूस होती है। घर में अगर मामला सही है तो कोई भी बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। होता क्या है हमारे यहाँ, एक बच्चा बस्ता लेकर खुशी के मारे घर पे आया, सामने ही बरामदे में उसके अब्बा मिले। बोलता अब्बा मालूम है आज स्कूल में क्या हुआ? अब्बा बोलते हैं भाई तुम्हारी अम्मी बेकार बेटी है, जा उनको पकाओ, उनसे बात करो, जा चलो। वो वहां पर गया, अम्मी मालूम है स्कूल में क्या हुआ? अम्मी बोलती है सुबह से लाइट गई है, मेरा मिक्सर चल नहीं रहा है, खाना पकानी है। या अब्बा सुनने को तैयार नहीं है, अम्मी सुनने को तैयार नहीं। उसकी बात बहुत मामूली होगी। वो क्या कह रहा होगा, आज हमारे स्कूल के सामने इधर से गाड़ी आ गई, इधर से एक स्कूटर आया और साइकिल वाला बीच, मामूली बात होगी। लेकिन वो उसका बचपन है, वो आपसे शेयर करना चाहता है अपनी बचपन की बातों और यादों का, आपको हिस्सेदार बनाना चाहता है। लेकिन अब्बा के पास टाइम नहीं है।
अम्मी के पास टाइम नहीं है, लेकिन वहाँ नुक्कड़ पर एक आदमी ऐसा खड़ा है जिसके पास आपके बच्चे के लिए टाइम ही टाइम है। क्यों? क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। किस बात का कॉन्ट्रैक्ट लिया है? आपके बच्चे को बिगाड़ने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। उसके पास टाइम नहीं टाइम, उसके पास फिर वो जाता है बच्चे, और जिंदगी भर उसके पास जाता है। फिर आप उसके माँ बाप हैं और वो जो खड़ा है वहाँ पर फितना पैदा करने के लिए, आपके बच्चे को बहकाने और भटकाने के लिए, वो आपके बच्चे का माई बाप है। अब माँ बाप की बात नहीं सुनेगा, अपने माई बाप की बात सुनता है। ये होता है। तीसरी और आखिरी बात, क्या हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, अपने दोस्तों की बातें सुनते हैं। सुनिए, ये जो आप सवाल कर रहे हैं उस सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। क्या आपके बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं और अपने दोस्तों की बात सुनते हैं, तो आप अपने बच्चों के दोस्त बन जाइए। फिनिश, दोस्त बन जाइए। जो वो बातें वहां पर शेयर कर रहा है अपने दोस्तों से, वो आपसे शेयर करे, इतने दोस्त बन जाएंगे। फिर हमारे को होता क्या, खास तौर पर वालिद साहिबान, बाप का रवैया, और वो बड़ी शान से कहते रहते हैं अपने दोस्तों में, वो मेरा बेटा है ना, वो मम्मी के पास उसके नखरे हैं, उनसे करे करता है, मेरे साये से डरता है, यूं 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 कांपता है, ऐसा 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 खौफ से। बाप ये समझता है उसकी आंखों में खून खोला उतर आया, मतलब वो सबसे अच्छा बाप है। ये आप फिर उसमें जो है, और फिर ऐसे लोग जब दूर दूर होते हैं के बच्चे आखिर में ऐलान देते हैं अखबार में कि मैं ऐलान करता हूं कि मेरे बेटे का मेरी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं। कैसे बिखर रहे हैं खानदान, देख लीजिए। माँ बाप के ताल्लुक से आखिरी बात आ रही है, फिर मैं बच्चों की तरफ आ रहा हूँ। बहुत तेज जा रहा है। मेरा जो 6 घंटे का लेक्चर है उसको 2-2.5 घंटे में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त और बाकी है। माँ बाप का इसमें और क्या ही है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं पढ़ने में, उनके ताल्लुक से माँ बाप को शिकायत रहती है, और वो माएँ अक्सर शिकायत करती रहती है, अल्लाह तेरे को नहीं मिली थी ऐसा बच्चा दिया मेरे को, उसके लिए करते रहते। सुन लीजिए और दिन हजरात, सुन लीजिए, इस धरती पर जितने भी बच्चे हैं उनमें से 5% बच्चे जीनियस हैं। जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट, बहुत सही फतीन। 20% बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं। दोनों मिला के हो गए 25%, बहुत जहीन और जहीन। और 75% बच्चे, ह्यूज मेजॉरिटी, 75% बच्चे एवरेज, बिलो एवरेज, स्लो लर्नर्स, हत्ता के मेंटली रिटार्डेड, यानी औसतन पढ़ने वाले, कमजोर जहन के, कुन जहन, हत्ता के मफलूज। ये 75% है। हमारे यहाँ पर रवैया क्या होता है माँ और बाप दोनों का। पहले माँ का एग्जाम्पल लीजिए, आपका बच्चा कमजोर है पढ़ने में, पड़ोस का बच्चा बहुत होशियार है, दोनों एक ही सबक याद कर रहे हैं। पहली जंग अज़ीम की वजूहात क्या थे? 10 वजूहात हैं। आपका बच्चा कमजोर है, वो बच्चा बहुत ज़हीन है, वो 15-20 मिनट में 10 के 10 वजूहात याद कर लेता है, अपनी अम्मी को सुना देता है और उसकी स्टडी पूरी हो गई। आपका बच्चा कमजोर है, वो आधे घंटे के बाद में भी बोलता है अम्मी जरा पहला लफ्ज़ ना, पहला लफ्ज़ बोलता है, हाँ वो जरा जर्मनी ने बेल्जियम पे हमला किया, कोई 6ठे पॉइंट पे आया, अम्मी जरा पहला लफ्ज़ ना, पहला लफ्ज़ हिटलर, हाँ हिटलर ने नाजी पार्टी कायम कर दी। तो लुकमा दे के उसकी गाड़ी बढ़ती है, 5 पॉइंट्स को याद आ गए, 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ, 5 पॉइंट्स के आगे उसकी गाड़ी जा नहीं रही। अब अम्मी क्या करेंगी? क्या करेंगी अम्मी? दे धड़ाधड़ कान के नीचे लाल करेंगे। अम्मी क्यों मार रही है अपने बेटे को? गौर कीजिए इस बात पर।
ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी देख लीजिए। अम्मी अपने बेटे को क्यों मार रही है? इसलिए नहीं कि 1.5-2 घंटे से उसको वो सबक याद नहीं हुआ, इसलिए नहीं मार रही है। अम्मी अपने बेटे को इसलिए मार रही है कि पड़ोस के बेटे को जल्दी क्यों याद हो गया। हम अपने दुखों से उतने परेशान नहीं हैं जिसने दूसरों के सुखों से परेशान है। यार वो सुखी क्यों है? नकल में अकल मारी जाती है। बात का रवैया क्या होता है इस मामले में? एक बच्चा 90% वाला है, एक 45% वाला है, थोड़ा कमजोर है, तो क्या होता है? हेलो सॉरी 45%, एक 90%। घर में एक मेहमान आ गए, तो मेहमान आ गए तो उससे जो है वो जो 90% वाला है उसका तारुफ कराते हैं मेहमान से। अब्बा आ जाते हैं कि देखो ये मेरा बेटा आसिफ 90% गोल्ड मेडलिस्ट, डायमंड, रियल डायमंड, हीरा हीरा। अब वो कमज़ोर बच्चा जो है ये सोचता है कि शायद अब्बा मेरा भी तारुफ कराएंगे मेहमान के सामने, इसलिए वो थोड़ा अंदर बाहर आता है पानी पीने के बहाने, और वो जो है वो इसके बहाने, किताब लेने के बहाने। अब्बा कुछ तारुफ वारुफ कुछ कराते नहीं, वो मेहमान खुद पूछते हैं। वो तो समझ में आया हो 90% आपका गोल्ड मेडलिस्ट और डायमंड, और ये जो आ रहा है जा रहा है वो भी मेरा ही बेटा है। बेटा वो मेरा ही है, काम से गए, वो मवाली है मवाली। तो बेटा वो बोलता है नहीं मवाली तो हूँ नहीं, लेकिन अगर अब्बा की ख्वाहिश होगी तो उनको बन के दिखाऊंगा। अच्छे खासे बच्चे के ऊपर लेबल लगा दिए, मवाली है, काम से गया है, अकेला है। सुन लीजिए, इस ताल्लुक से मैं आपको प्रैक्टिकल फार्मूला दे रहा हूँ, और प्रैक्टिकल फार्मूला ये है कि 2 पॉइंट प्रोग्राम लेके जा रहा हूं कि आप देखिए वो माँ का रवैया क्या होना चाहिए था। पहले अटेम्प्ट में उसको 5 पॉइंट हो गए, याद हो गए कि बेटा तुम बुद्धू नहीं है। पहली कोशिश में तुमको 5 पॉइंट्स याद हो गए। हम जब जनवरी में सेकंड रिवीजन करेंगे तो 2 पॉइंट्स और याद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे उसको काउंटिंग करने को अच्छा लगता है। 5 + 2 7 हो जाएंगे। और मार्च में इम्तिहान के दिनों में हम तैयारी करेंगे ना तो 2 पॉइंट्स और कितने हो जाएंगे? 5 और 2 7 और 2 9। तुम तो पूरे बिहार के टॉपर हैं। तो ये इस तरीके से वो करना चाहिए था, एनकरेज उसको करना चाहिए था। तो इसमें करना क्या है सुन लीजिए ख्वातीन हज़रात। 2 पॉइंट प्रोग्राम, जिन माँ बाप के बच्चे कमजोर है पढ़ाई में, स्लो लर्नर्स हैं, वो क्या करेंगे? हद दर्जे मेहनत और हद दर्जे सब्र, खूब मेहनत। हमको याद रखने की बात यह है कि वो बच्चा जो पड़ोस का है वो बहुत ज़हीन होगा, लेकिन जिंदगी में हमेशा कामयाब होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि पूरे कुरान में ज़हानत की कोई गारंटी नहीं ली है। कुरान में गारंटी ली है मेहनत की। अल्लाह फरमाते हैं सूरह नज्म सूरह नंबर 53 आयत 39, 40, 41 में कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, और ये कि उसकी कोशिश देखी जाएगी, और ये कि उसके लिए उसका अज्र दिया जाएगा। कोशिश बराबर कामयाबी, ये कुरान की इक्वेशन है। वो अभी ज़हीन दिख रहा है। हम देखते हैं कि स्कूलों में कई ऐसे बच्चे थे कि टीचर का सवाल पूरा होने से पहले जवाब को सर वो हाथ उठाते थे। आज बदबख्ती से जिंदगी में इतने नाकाम है कि हाथ उठाना तो छोड़ दीजिए, वो सर उठा के भी चलते नहीं। अपनी ड्राइंग की बुक में बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाने वाले बच्चे, उनकी जिंदगी इतनी नाकाम हुई है कि एक बदनुमा तस्वीर बन गई है। वो जो टैलेंट है, जो ज़हानत है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं। मेहनत की गारंटी अल्लाह ने कि मेहनत बराबर कोशिश बराबर कामयाब।
हद दर्जे मेहनत और हद दर्जे सब्र। खूब सब्र करना, खूब मेहनत करनी चाहिए। आंखों से आंसू आ जाएंगे सब। तो ससुर ये अभी सुनाएंगे बातें, 4 बातें सुनाएंगे, सास सुनाएंगी कि बहू तुमने कहा था कि अगले इम्तिहान में अच्छा करेगा, 75% तक जाएगा, अभी तक 65 पे लटका हुआ है। अब सुनते रहिए, लेकिन अपनी मेहनत मत छोड़िए। और उसके ताल्लुक से आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि आप अल्लाह ताला का एक अजीब मैथमेटिक्स है, इसको समझिए। और मैथमेटिक्स अरिथमेटिक ये है कि आपका बच्चा अगर कमज़ोर है तो आपको लेके बैठे, अभी ये अल्लाह की देन है, ये मेरे को बच्चा कमज़ोर दिया, बुद्धू दिया, ऐसा नहीं। कमज़ोर है, उसको बेहतर बनाने के लिए अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला उसमें 10 कदम की बरकत देती है। 1 = 10। इंसानी समझ के बाहर है अरिथमेटिक। गैर से मदद मिलती है, लेके बैठने का नहीं। हम बात कर रहे थे कि माँ बाप का रोल कितना अहम और कितना इम्पोर्टेंट है। उसके ताल्लुक से जल्दी से बच्चों आपकी तरफ आ रहा हूँ। नंबर 1, आपके सामने जिंदगी कोई मकसद, कोई नज़्बुलैन, कोई गोल, कोई लक्ष्य नहीं चाहिए। जिंदगी की गाड़ी में जिस बैठे हैं उसका बोर्ड तो पढ़ लीजिए कि कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ उतरना है, कौन सी मंजिल है आप। अब उसमें आगे बढ़ने से फिर वो कौन रोकता है आपको? वो यही बात अभी जो इस कोरोना में और जो आम हो गई, अरे मुझे नौकरियां कहाँ हैं? वो इंजीनियर लोग जो है वो पास्ता और पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे हैं। वो पास्ता और पिज़्ज़ा कौन से इंजीनियर डिलीवरी कर रहे हैं? जो अध पके और अध चले गए, जिनके पास नॉलेज नहीं है। वो बड़ी बेदिली के साथ में इंजीनियरिंग बन गए थे, वो उसी लायक है। लेकिन जो लायक है उनका अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलता है मिलने के लिए, ऐसे होते हैं। इसलिए आप ये बातों की कोई जॉब्स नहीं है, जॉब्स पहले भी नहीं थे, नौकरियां पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। आपको क्रिएट करनी है अपनी एक्सपर्टाइज से, अपनी महारत से, अपनी नॉलेज से, ये करना है। तो उसके लिए करना क्या है? सुन लीजिए बच्चे को, आखिरी हिस्सा बच्चों पे आ रहा है मेरा, कि बच्चों को क्या करने का, और माँ बाप को भी सुनना जरूरी है कि बच्चों को इस ताल्लुक से आगे बढ़ने में और क्या मामला आता है। और वो है जो आगे बढ़ने से उनको रोकता है कि अपनी कैपेसिटी का अंदाजा नहीं है, क्या आप क्या कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों कि जिंदगी से मुकाबला करने के लिए हिम्मत, हौसला है ना, जिंदगी से टक्कर लेने की ख्वाहिश, ये आप में होनी चाहिए। बच्चों, कभी आपने सोचा कि हौसला, ये हिम्मत, ये कौन सी दुकान में या कौन से मॉल में कहाँ मिलता है? आपके यहाँ पर कोई ऐसी दुकान है कि भाई आधा किलो हौसला दे दो, पाव किलो हिम्मत दे दो, ऐसी कोई दुकान है आपके यहाँ पर? तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें अल्लाह ताला ने किसी दुकान पे नहीं रखी हैं, तो ये नाइंसाफी है अल्लाह ताला की। लेकिन नौज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला नाइंसाफ हो ही नहीं सकते। जो अल्लाह ताला के कई नामों में से एक नाम ये भी है कि वो मुंसिफ है। तो फिर ये दुकान पे इजीली अवेलेबल चीजें रखी कि उन्हें हौसला, हिम्मत, जुस्तजू, अज़्म, क्योंकि बच्चों ये हौसला, हिम्मत, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने पहले ही आपके दिल में इनबिल्ट यहाँ पर रख दी, इनको बाहर नहीं, वो पहले से मौजूद है यहाँ पर। जैसे इनबिल्ट मेमोरी होती है 32 GB, 64 GB, आपके दिल में ये अल्लाह ताला ने पहले से रखे हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, मैं उसकी मिसाल दूंगा। बच्चों, अपने कुआं देखा है? कुआं, कुआं किसे कहते हैं? जिसमें पानी होता है। मैं यहाँ पर एक बड़ा सा एक गड्ढा खोदूँ 10-15 फीट का, और उसमें रोज एक बाल्टी पानी डालूँ, तो कुआं बन जाएगा? नहीं, कीचड़ा बन जाएगा। तो कुआं किसे कहते हैं? कुएं की डेफिनेशन क्या है? जिसके तह में चश्मे होते हैं, अंदर चश्मे होते हैं,
बाहर से पानी कुछ नहीं होता है। आपको अम्मी बोलती है पढ़ाई करो, यानी बाहर से एक बाल्टी पानी डालना। टीचर ने बोले पढ़ाई करो, बाहर से एक बाल्टी पानी डालना। सब लोग बोलते हैं, घर के लोग बोलते हैं पढ़ाई करो बाहर से। आप कुआं नहीं बनेंगे, आपके अंदर से आना चाहिए। कुएं की सिफत अपने अंदर पैदा करो, वरना कीचड़ ही कीचड़ है। कुएं की सिफत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। हम बात कर रहे थे कि आपको पढ़ने से कौन रोकता है। हम पढ़ाई के आखिरी हिस्से की तरफ आ रहे हैं, हाउ टू स्टडी। बच्चों, रात को सोने से पहले 5 मिनट पहले ये जो है वो टाइम टेबल, ऐसा मैंने कुछ बना दिया सुना दिया ऐसा नहीं। मेरे घर में भी आजमाया, जो ने टॉपर किए पूरे स्टेट में, और हजारों बच्चों ने आजमाया इसको। वो सुना रहा हूँ आपको। रात को सोने से 5 मिनट पहले सुबह में मैं एक काम मत रखो, टाइम टेबल बनाए जिंदगी भर एक कागज के ऊपर। आप सो रहे हैं 11 बजे, 10:55 पे एक छोटे कागज पर टाइम टेबल लिखिए। सुबह 8 से 9:30 हिंदी, 9:30 से 10 जो है वो आपका नाश्ते का ब्रेक, 10 से 11:30 आपने लिया अरिथमेटिक या मैथमेटिक्स, 11:30 से 11:15 ब्रेक, 11:15 से 11:45 इंग्लिश। ऐसा टाइम सुबह वहां खुलते ही अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, नहीं, सामने आपके टाइम टेबल होना चाहिए। पहले बच्चों आपका टाइम टेबल सिर्फ 50% कामयाब हो जाएगा, फिर मायूस होने का नहीं। 60%, 70% एग्जाम के दिनों में आपका टाइम टेबल 80 to 85% कामयाब होगा। आपका टाइम टेबल कभी पूरा कामयाब नहीं होगा। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। मुकम्मल इंसान बनने की कोशिश मत करो। ये टाइम टेबल बनाते रहिए। टाइम टेबल में अब जो रुकावट आती है वो हमारे अपने है, उसका नाम हम बताएं कि मोबाइल। ये मोबाइल के ताल्लुक से ये क्या है, ये कोरोना का एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई कि पहले मुझे ये मोबाइल दे, ये बुक ले और पढ़। अब ये मुझे मोबाइल ले और पढ़। इस स्मार्टफोन के अंदर हजारों किताबें नहीं, हजारों लाइब्रेरियां महफूज हैं। लड़कों ने ये सोच तय करना है कि इन लाइब्रेरियों का फायदा उठाना है। इतनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर। एक 5 मिनट की कोई गलत वीडियो आपने देखी तो ये आपका दिमाग, ये इंसानी दिमाग बहुत कमजोर है, कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, बिखर जाएगा टूट कर। माँ बाप को क्या करने का है, घर में एक उसूल बनाने का कि भाई माँ बाप अपने मोबाइल को लॉक नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चों को हमको बोलने को मौका मिलेगा कि आप भी लॉक मत रखो। ये अनलॉक सिस्टम जो है वो यहाँ पर कायम है। हम मोबाइल की बात हम दोहरा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मोबाइल की वजह से जो ये हुआ है, कितने जो पैदा हो रहे हैं। और रात भर आप लोग अभी एक काम नया मिल गया, रात को 2 बजे देखते हैं कौन कौन ऑनलाइन है। अच्छा, वो रफीक भी ऑनलाइन है, जो शफीक भी ऑनलाइन है, मतलब दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मतलब मेरे ही खिलाफ बात कर रहे होंगे। कैसी बदगुमानी है ना। तो ये मोबाइल के इन फितनों से, फिर ये जो सोशल मीडिया पे अपने व्हाट्सएप पे वगैरह 1 घंटे से फायदे करेंगे। अरे ये बोल रहा है, उसका ये जवाब दिया, उसका ये जवाब दिया। मैं 1 घंटे से मजा ले रहा था। 1 घंटे के बाद मैं मैदान में उतरा और खाली एक लाइन लिखा, सबके मुंह बंद हुए। अरे 1 घंटा गया पहले सबकी टो लेने में, क्या कौन बोल रहा है, और फिर एक लाइन बोलते ही सब लोग के मुंह बंद हो गए। उसमें झूमने में 1 घंटा और गए। कितना इसमें नुकसान है आप देखते। तो ये टाइम टेबल के ये जो हैं ये नुकसानदेह चीज है। हम बात कर रहे थे पढ़ाई के लिए। देखिए सबसे बड़ा फार्मूला जो पढ़ाई का है उसका नाम है 100% हाजिरी। आप में से कोई बच्चा कॉलेज में आने के बाद किसी कमजोर से कमजोर लेक्चरर के पीरियड में भी 1 दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं रहे, ये कामयाबी का फॉर्मूला है। 1 दिन भी गैर हाजिर नहीं रहे, 100% हाजिर। बुखार में तप रहे हो, घर में कुछ भी हो, शादी हो, मंगनी कुछ भी हो, 1 दिन भी गैर हाजिर नहीं रहने का। मैं इसकी मिसाल दूंगा, जिन्होंने अभी 9-10 पास किया है वो सब जान गए होंगे।
ट्रिग्नोमेट्री इल्म मुसल्लस, उसके पहले लेक्चर में जो बच्चे एब्सेंट रहेंगे वो जिंदगी भर साइन थीटा को सिन थीटा पढ़ेंगे, क्योंकि क्या टीचर ने बोला वो मालूम ही नहीं। ऐसे कई होते हैं, कड़ियां टूट जाती हैं। एक दो बार आप गैर हाजिर रहे तो वो सबक मुश्किल लगता है। पूरे साल में 4-5 बार अगर आप गैर हाजिर रहे तो पूरा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है। मैं एक जगह पर मुंबई में एक चेयरमैन हूँ, जहाँ पर मेरे यहाँ जिम्मे 7 हाई स्कूल, 2 जूनियर कॉलेज, 2 प्राइमरी स्कूल है मेरे जिम्मे है, जहाँ मैं चेयरमैन हूँ। मैं जूनियर कॉलेज के लेक्चरर्स को मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ रिटर्न टेस्ट के बारे में, तो रिटर्न टेस्ट बोलते हैं तुमने ये लाइट के चैप्टर के सारे सवाल के जवाब लिख दिए और हीट के चैप्टर का एक भी सवाल का जवाब तुमने सही नहीं लिखा, क्या बात है। जूनियर कॉलेज का लेक्चरर अब क्या जवाब देता है, सर बात यह है कि मैं जब 9th में था तो मैं हीट के जब चैप्टर शुरू हुआ था तो मैं 2 दिन गैर हाजिर था, इसलिए मुझे वो सबक आज भी मुश्किल लगता है। उसके बाद में क्या किया उसने, 12वीं किया, बीएससी किया, एमएससी किया, बीएड किया, लेकिन 9th में 9वीं में 2 दिन जिस सबक के लिए वो गैर हाजिर था वो अभी तक उसको मुश्किल लगता है। हाजिरी में बरकत है। गैर हाजिर रहेंगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। कामयाबी के लिए, टॉप करने के लिए ये मैं बता रहा हूँ आपको क्या कैसे करना है। हमेशा पेंसिल हाथ में लेकर आप स्टडी शुरू कर दीजिए। पेंसिल से क्या करेंगे आप, पेंसिल में बड़ा करिश्मा है लिखने में। स्केच पेन, बॉल पेन, फाउंटेन पेन, सबसे कमजोर चीज क्या है, पेंसिल। लेकिन पेंसिल सबसे बड़ा साथी है आपकी पढ़ाई का। क्या करेंगे आप, अंडरलाइन करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या करने का है आपको, वो जो एग्जामिनर जो आपका पेपर लेने वाला है, पेपर सेटर है, उसको हराने का है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको पहले से मालूम होना चाहिए। उससे क्या फायदा हो जाएगा, उससे क्या फायदा हो जाएगा। सुन लीजिए, एग्जाम की एक रात जो कई बच्चों पर, कुछ बच्चों पर नहीं, कई बच्चों पर कयामत की रात गुजरती है कि मुझे जून में सब याद था, अभी कुछ भी याद नहीं है, ब्लैंक हो जाते हैं। तब वो किताब खोलते हैं जिसमें उन्होंने 100 नहीं, ये 100 मैंने किया है, आता है मेरे को आता है। उसमें आता है कॉन्फिडेंस, पेंसिल की वजह से। दूसरा क्या करिश्मा है पेंसिल का, सुन लीजिए। जैसा भी आप प्लान में पढ़ के आए हैं, फोटोसिंथेसिस, शुआई तरकीब, ब्ला 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 ब्ला, 2-3 पेज लिखा हुआ है, बाकी सब हल्दी मिर्ची मसाले। 2 पॉइंट्स खाली ऐसे हैं, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आपको अंडरलाइन करने का है और एग्जाम के रात में आपकी नजर उस पर जानी चाहिए। कोई बताएगा वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं? फोटोसिंथेसिस किस बिना पर होता है? यस जी, कार्बन डाइऑक्साइड और एक आधा सवाल सही है और आधा गलत है। सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट के बगैर नहीं होता है ना, सूरज की रोशनी के बगैर नहीं होता। और क्लोरोफिल, वेरी गुड, तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए। तो बच्चे ही है ना, टीचर नहीं है ना। 12th क्लास में। अच्छा ठीक है, जरा लग रहे हैं ऐसे तो फिर तालियां वापस लिया होगा बच्चे। ठीक है, जवाब कैसे? अभी 2 पॉइंट, बाकी सब जो है हल्दी मिर्च मसाला है। 1000 पेज की किताब है बच्चों। एग्जाम की रात 5 घंटे की, शाम को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक 5 घंटे में 1000 पेजेस पढ़ के हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन 1000 पेजेस में जहां जहां आपने अंडरलाइन किया है वहां वहां आपकी नजर जा सकती है। और इसी को कहते हैं LMR, लास्ट मिनट रिवीजन। लास्ट मिनट रिवीजन ये नहीं है कि एक लाइन पढ़ने के शुरू करें, जहां जहां अंडरलाइन किया है रात को 12 बजे पेज नंबर 1000 पे आप आ जाएंगे, सुबह को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम हॉल में दाखिल हो जाएंगे। ये करिश्मा है, ये पेंसिल, समझ गए। स्टडी के ताल्लुक से आखिरी बात, और वो है मॉडल पेपर सॉल्यूशंस।
मैं कई जगह जाता हूँ, देखता हूँ बच्चे बेचारे मुंह लटकाए आते हैं बाहर। भाई क्या हुआ भाई? उनको पूछता हूँ पेपर डिफिकल्ट था? बोले नहीं। तुमको सब आता था? हाँ। तो फिर क्या हुआ? बोलते नहीं मेरा वो टाइम नंबर है। क्यों? नहीं मेरा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया। क्यों? ये वो बच्चे जो घरों से प्रैक्टिस करके जाते नहीं हैं, अरे मश्की पेपर्स का मॉडल पेपर सॉल्व करके नहीं जाते, डायरेक्ट एग्जाम हॉल। वो करने का क्या है? जब पेपर सॉल्व करने बैठे 2 घंटे का पेपर है, कोई बातचीत नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, किसी से बातचीत नहीं, घड़ी रखे, 2 घंटे के बाद का अलार्म रखे, जैसे ही हो गया पूरी ऑनेस्टली छोड़ दिए, खत्म। बेईमानी मत कीजिए, उससे आपका पेपर वहां खराब जाएगा। मॉडल पेपर जो है वो सॉल्व करना कितना ही है। करियर्स बेहिसाब आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके ताल्लुक से मैं आखिरी बात करने जा रहा हूँ। साइंस में है, कॉमर्स में है, आर्ट्स में है, कई सारे हैं। साइंस में आप जानते हैं आप बन सकते हैं इंजीनियर। 73 ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग के। टॉप 10 लड़कों के लिए कौन से हैं? टॉप 10 लड़कों के लिए करियर जो हैं वो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, आईटी, प्रोडक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ऑटोमोबाइल्स और बायोटेक्नोलॉजी। ये टॉप 10 है। ये कोरोना आए, भरोना आए, कुछ भी आए, सदाबहार फील्ड्स हैं। और उसमें भी कई ब्रांचेस आई हैं। आईटी में नई नई ब्रांचेस आएंगी जो अगले 30-35 साल तक फॉर्म में रहेंगे। कौन सा है? नंबर 1 रोबोटिक्स, नंबर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नंबर 3 मशीन लर्निंग। इसके डिप्लोमा से लेकर डिग्री कोर्सेज सब जगह शुरू हो गए हैं। आपके यहाँ पर अगर वो नहीं है, आपकी पढ़ाई इसकी वजह से रुक रही है कि माली हालात आपका साथ नहीं देते, साउथ में आ जाइए। मैं तेलंगाना के नाम लेके कहूँगा, वहाँ पर कई ऐसे कॉलेजेस हैं कि जहाँ पर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की टोटल फीस भी माफ होती है। नंबर अच्छे होने चाहिए। अब बोलेंगे मेरे को 37% मार्क्स मिले हैं, मेरे को डॉक्टर बनाओ, मेरे को डॉक्टर बनाओ। डॉक्टर क्यों बनाएंगे भाई? वो मरीजों को यार खतरे में डालने के लिए 87 लाइन में खड़ा है। हम बात कर रहे थे इंजीनियरिंग की। आईआईटी हिंदुस्तान भर में टोटल 22 आईआईटीज हैं। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, खड़गपुर, कानपुर, वाराणसी, गुवाहाटी, धनबाद, रुड़की, चंडीगढ़, भुवनेश्वर वगैरह वगैरह और एनआईटी। इनके एंट्रेंस दुनिया में सब बिठाते हैं इन लोगों को। मेडिसिन में नीट का एग्जाम आप एक बार अगर ये कर दिए, 1 साल गैप लीजिए और सिर्फ नीट की तैयारी, साथ में कुछ भी नहीं। जिस दिन नीट का आपका एग्जाम हुआ, आपको मालूम पड़ गया कि पेपर खराब गया है, 2 दिन रोने का धोने का, 2 दिन। तीसरे दिन फजर की नमाज के साथ पढ़ाई शुरू। पेपर खराब गया है मालूम पड़ता है, की आते हैं की से मालूम पड़ता है। फिर 1 साल जब नीट नथिंग बट नीट, उसके बाद में आपका पेपर खराब जा ही नहीं सकता। क्यों? 720 मार्क्स का पेपर होता है, 600 मार्क्स इसको मिलते हैं, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है जहाँ होने पौने फीस है 600 पर। अगर 600 के बजाय 550 हो गए, अब आपको हर साल 8 लाख रुपए फीस भरने की। 8 से 32 और आधे साल की 36 लाख। 500 मार्क्स मिल गए, एडमिशन फिर भी मिल सकता है 1 करोड़ रुपए। किसमें? एमबीबीएस में। एमडी में 3-3.25 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ 3 करोड़ से क्या डॉक्टर बनते हैं? कसाई बनते हैं। इसी किडनी निकाल, उसी किडनी निकाल, गलत मेडिसिन लिख के दे देने का और गलत टेस्ट बना के ले देने का। ये नहीं होना चाहिए। मेरिट पे बेहतरीन कॉलेज में आप जो हैं वो दाखिला लेने के लिए 1 साल आप गैप लीजिए। अब रिश्तेदार लोग जमा हो जाते हैं, अरे लेकिन 1 साल तो गया ना, बेचारे का 1 साल तो गया ना। अरे जिंदगी गई तो कोई बात नहीं, 1 साल तो गया ना बेचारे। जिंदगी तबाह हुई तो कोई बात नहीं, और उसको उन लोगों को हम हमदर्द कहते हैं। नोटिस लगा दीजिए, नेगेटिव जो सोचने वाले लोग हैं हमारे घर में ना आए, बाहर नोटिस लगा दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए उनको हमने इसके ऊपर व्हाट्सएप पे और फोन पे। 1 साल में आपको बेहतरीन 1 रुपया खर्चा किए बगैर आप एमबीबीएस करते हैं, 1 रुपया खर्चा किए बगैर एमडी एमएस करते हैं तो करोड़ों की सीट होती है।
और दिल खाते रहता है मैं करोड़ों भर के अब्बा को करोड़ों में डालकर जो है मैं ये सीख गया। नीट का की तैयारी CBSE की। अरे बोलेंगे तो जुल्म है, सबके लिए है, खाली मुसलमानों के लिए है क्या? CBSE सबके लिए वही सिलेबस है, दूसरे लोग कैसे तैयारी करके? बात हो रही थी मेडिसिन। नंबर 3 जो है वो आप बन सकते हैं आर्किटेक्ट, नाटा का एग्जाम देकर। नंबर 4 फार्मेसी में जा सकते हैं। बी फॉर्म खाली मत करो, M.Pharm तक और रिसर्च तक जाओ, उसमें बहुत स्कोप है। गल्फ कंट्रीज में बहुत स्कोप है। नेक्स्ट है पैरामेडिकल कोर्सेज, जो 6 कोर्सेज है। नंबर 1 वो है DMLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एक्सरे खोलते हैं। दूसरा है नर्सिंग, तीसरा है फिजियोथेरापी। लड़कियों के लिए बहुत स्कोप है फिजियोथेरापी में, क्योंकि घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये जनाना अमराज है, उसमें लड़कियों का ही डिमांड है। नंबर 4 है ऑडियो स्पीच थेरापी। जबान में है, देरी से बात कर रहा है तो अभी कोई बीमारी लेके बैठता नहीं है। पहले जमाने में बैठते थे, नहीं वो मेरा बेटा 5 साल का हुआ अभी तक बाबा ताता नहीं बोलते। वो क्या है मालूम है, उसके दादा भी है ना 5 साल तक नहीं बोलते थे, वो अब्बा भी नहीं बोलते। वो जमाना गया। अभी 2 साल की उम्र में आपके बच्चे को प्ले ग्रुप में डालने का है, 3 साल की उम्र में उसको नर्सरी में डालने का है, 4 साल की उम्र में उसको जूनियर के, 5 साल की उम्र में सीनियर के। तो उसको बीमारी लेके बैठने का, तो उसके लिए ऑडियो स्पीच थेरापिस्ट है। ऑक्यूपेशनल थेरापी, दिमाग पे स्ट्रेस स्ट्रेन, उससे कर सकते हैं। और आखिरी चीज उसमें आती है और वो एक डाइटिशियन। एक कोई अगर मरीज अस्पताल से खारिज होता है तो सबसे पहले जाता है डाइटिशियन के पास, और वो कहता है कि भाई मैं ये मर्ज से जूझ के आ रहा हूँ, इतने दिन ICU में था, इतने ये आप मुझे लिख के दो क्या खाना क्या नहीं खाना वगैरह सब। ये बात हो रही थी मेडिसिन की। मेरे पास अभी अगले 7 मिनट बाकी हैं, क्योंकि मुझे हर हालत में 9:30 को ख़त्म करने का है। 7 मिनट में बाकी कोर्सेज तुम्हारा बता रहा हूँ। ये बात हो रही थी आपकी मेडिसिन की, इंजीनियरिंग की, आर्किटेक्चर की, फार्मेसी की वगैरह वगैरह। कॉमर्स में आप जब बनते हैं BCom करते हैं, बच्चों जो बच्चे कॉमर्स में जा रहे हैं, 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत स्कोरिंग है, उसमें 95-98% तक मार्क्स लेके आते हैं। उनमें से एक है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी और दूसरा है इकोनॉमिक्स। दोनों स्कोरिंग है, उसमें आप महारत हासिल कर लीजिए तो आप सिर्फ अकाउंटेंट नहीं बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तक बनते हैं। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में, क्योंकि हमारे जो स्कूल हैं, हमारे मदरसे हैं, हमारे मस्जिदों के ट्रस्ट हैं, उनका ऑडिट बराबर होना चाहिए। खुदा न खास्ता अल्लाह ने करे लेकिन ये आफतें आएंगी, ट्रस्ट के ऊपर ऑडिट नहीं है ताला लगा देंगे। ऐसी गवर्नमेंट जो है, ऐसा हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे गली मोहल्लों में होने चाहिए, तैयार होनी चाहिए। उसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी का एक कोर्स है, वो कंपनी सेक्रेटरी के जरिए से आप फॉरेन में भी बहुत बड़े बड़े जॉब हासिल कर सकते हैं। ये किस्सा था आपके कॉमर्स में। ग्रेजुएशन के बाद क्या, वो आखिरी बात आ रही है। नंबर 1 आप B.Ed करके टीचर बन सकते हैं। B.Ed के लिए अब एंट्रेंस एग्जाम है और 2 साल का B.Ed का कोर्स है, आप बन सकते हैं टीचर। टीचर बनने से पहले जरा सोचिए कि टीचर किसे कहते हैं, कि टीचर की डेफिनेशन क्या है। तो सुन लीजिए, तुलबा वाले तलबा यानी स्टूडेंट्स की, तुलबा की जिंदगियों के चिराग में तेल बनकर जलने का नाम टीचर है। अपनी हस्ती को मिटा देना, बच्चों की जिंदगी को बना लेना, खुश हो लेना और उससे कोई आस न रखना, ये जज्बा अगर आप में है तो आप टीचिंग लाइन में आइए, वरना इस मुकद्दस पेशे के तकद्दुस को दागदार मत कीजिए। ये टीचर की बात है। B.Ed कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। CET उसके लिए होती है, उसके ऑथर का नाम है R. गुप्ता और अरिहन। इसकी किताबें आपको अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, उसके ज़रिए से आप ये एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है जहाँ औने पौने फीस होती है। नंबर 2 लॉ, LLB करके आप वकील बन सकते हैं। इनकम टैक्स लॉज है, सेल टैक्स लॉज है, लेबर लॉज है, फैमिली लॉज है,
इंटरनेशनल लॉज है, आज जिसका बोलबाला है और इंटरनेशनल लेवल पे जिसका बोलबाला है, लड़के लोग तैयार नहीं उसके लिए। इंटरनेशनल लेवल पे जिसका बोलबाला है उसका नाम है कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ करके आप बड़ी बड़ी कंपनीज में लाखों रुपए की सैलरी आपको मिल सकती है। बड़े ख्वाब देखो बच्चों, छोटा मोटा ख्वाब मत देखिए। इसमें आखिरी दो चीजें आ रही हैं। MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए कैट का एग्जाम होता है। ये एग्जाम क्या होता है? इस एग्जाम में नंबर 1 रिटन टेस्ट होता है, उसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। नंबर 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी उसमें ट्विस्ट करने वाले सवालात रहते हैं। नंबर 2 अरिथमेटिक, रेशियोज, प्रोपोर्शंस वगैरह। नंबर 3 इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डिग्रीज, नो सुनर ध्यान, ऐसो नहीं, जो आपने स्कूल से कॉलेज तक पढ़ा है वो। और आखिर में है वो जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज बढ़ाने का तरीका एक ही है कि रातों रात आप नहीं कर सकते। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मुसलसिल अमल। मुझे आज जिंदगी की कोई इम्तहान देने का नहीं है कि मैं रोज कम से कम 1 घंटा देता हूं अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये मुसलसिल अमल, कंटिन्यूस अमल। अगले संडे को इम्तहान है, इस संडे को बुक खरीदी, ऐसा नहीं होता है। ये आपके स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज तक कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। इसका दूसरा हिस्सा है ग्रुप डिस्कशन। एक टॉपिक देते हैं, 3 जज बैठे रहते हैं और 10 बच्चे बैठे रहते हैं। उस टॉपिक पे रैशनल, रीजनेबल, टू द पॉइंट बात करना। ऐसा नहीं जब आस्तीन बन के बात करेंगे नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप जो नुक्कड़ पे नाके पे करते हैं ऐसी बहस छोड़ दीजिए, लॉजिकल बहस है। समझेंगे नहीं? जो बात हो रही थी कि इसमें और लास्ट में होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू कैसे दिया जाए वो देखने के बाद आप YouTube पे जाइए, मेरा नाम टाइप कीजिए, मुबारक काफी लेक्चर्स। 107 टॉपिक पे मेरे लेक्चर्स हैं YouTube पे, 107। वालिदैन के अलग, बच्चों सब लोगों के अलग अलग। जो मैंने ये बातें की हैं वो उसमें नहीं है, उससे हटकर है। उसमें एक है इंटरव्यू की तैयारी कैसे, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू, 1.5 घंटे का वो मेरा लेक्चर, आप वहाँ पे सुन सकते हैं। ये बात हो रही थी MBA की। MBA के लिए कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो सबसे अच्छे ऑथर्स हैं, उन ऑथर्स के नाम हैं चंद्रेश अग्रवाल, डॉक्टर रवि चोपड़ा और नंबर 3 है अरिहन। इन तीनों के ऑथर्स की बुक्स आपको अवेलेबल है, अमेजॉन पे अवेलेबल हैं, वहाँ से खरीद के आप जो हैं वो एग्ज़ाम ये दे सकते हैं। गली मोहल्ले के से कहीं से भी MBA करके फायदा नहीं है। टॉप मोस्ट जो है वहाँ से जो आप खौफ दिख रहे हैं। और आखिरी चीज आ रही है, उसका नाम है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बच्चों आपने नाम सुना है उसका? उसके जरिए से आदमी क्या बनता है? IAS, IPS, IFS, IRS वगैरह वगैरह 21 कैटेगरीज के ऑफिसर्स बनते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये IAS, IPS ऑफिसर्स क्या करते हैं? कुछ पता है? खेती बाड़ी करते हैं? नहीं ना? क्या करते हैं? ये लोग ये मुल्क चलाते हैं, ये सारे मुल्क की पॉलिसीज वो तय करते हैं। ये मिनिस्टर लोगों को कुछ मालूम नहीं रहता, वो ऊपर का माला खाली रहता है। ये सब जो है, ये सेक्रेटरी ये सब करते रहते हैं, कुछ मालूम नहीं रहता इन लोगों को। हमारे समझो एक फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का जा रहा है ब्राजील, तो वो जो ये है फॉरेन सेक्रेटरी, वो उसका ट्यूटर बना हुआ है भाई, वो रात में सिखाएगा उसको एक दिन पहले कि भाई ब्राजील में जो है वो कॉफ़ी अच्छी बनती है और हमारे यहाँ की चाय, तो हम अपनी चाय उनको देंगे और कॉफ़ी उनसे लेके आएंगे। ये अगर नहीं सिखाएगा, अब यकीन कीजिए उल्टा करके आएगा वो फॉरेन मिनिस्टर, उनकी चाय खरीद के आएगा, हमारी कॉफ़ी बेचेगा जो बिकेगी नहीं ब्राज़ील के मार्केट में। ये होता है, ये आपका काम होता है बच्चों। ये एक ही रास्ता है हमारी कौम को सुरखरू होने का, फिर से फॉर्म में आने का, क्योंकि हम पॉलिसी मेकिंग के हिस्सेदार बन जाते हैं। इसके लिए हमको करने का। और सुन लीजिए बच्चों, गौर से सुन लीजिए,
कि ये एक ही एग्जाम है हिंदुस्तान में कि जिसमें फेल होने में भी फायदा है। मैंने हाथी मरा भी तो सवाल क्यों? क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी में आपके पास में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस, करंट अफेयर्स, उसके ताल्लुक से इतना सारा नॉलेज आपके पास में आता है बच्चों कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए, फेल भी हो गए। हमारे मोहल्ले में एक नौजवान ऐसा तैयार होता है कि जो गवर्नर से बात कर सकता है, जो कलेक्टर से बात कर सकता है, जो डिप्टी सेक्रेटरी से बात कर सकता है, उसको कायदा, कानून, एडमिनिस्ट्रेशन मालूम है। उसको आके कोई बोलेगा नहीं यू आर अंडर अरेस्ट, कायका अरेस्ट, उसको मालूम है एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। बच्चों, आप कुछ भी बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आर्किटेक्ट बनिए, प्रोफेसर बनिए, कुछ भी बनिए, आज यहाँ से तय करे उठिए हर बच्चा जो यहाँ मौजूद है कि ये यूपीएससी का एग्जाम अटेम्प्ट जरूर कर लें। आप में से हर बच्चा, वेरी गुड, कई बच्चों ने हाथ ऊपर किया, आप ये एग्जाम अटेम्प्ट जरूर कर लीजिए। लड़कियों में से कोई हाथ नहीं ऊपर कर रहा है, सारे लड़के ही, एक लड़की के लड़का ही कर रहा है, समझिए, लड़का है ना, एक लड़की, 2 3 4, अरे खाली पीले हाथ में दो ऊपर। अभी पूछूंगा यूपीएससी का फुल फॉर्म दो, नहीं मालूम, नहीं, 1 2 3 4 5 6 लड़कियां, लड़के लोग, अरे बाप रे, अनगिनत। तो तालीमी कारवा कामयाब, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक देखिए, पूरी दिल लगा के कर लीजिए, उसकी वजह क्या बता रहा हूँ, वो फायदे में क्यों है आपके। स्कूल के 10 साल और कॉलेज के 5 साल, 15 साल में जो आपके पास नॉलेज मिला है उसके 10 टाइम्स नहीं, 100 टाइम्स, एग्जैक्टली 100 टाइम्स नॉलेज आपका बढ़ता है इस एग्जाम को अटेम्प्ट करके। इस एग्जाम को अटेम्प्ट करके हर कोई डिस्क्वालीफाई हो रहा है, फेल भी हो रहा है, लेकिन अगर आप अपने बायोडाटा में लिखते हैं यूपीएससी अटेम्प्टेड, तो वो इंटरव्यू लेने वाला ऐसा धक्का खाएगा, अरे बाप रे, ये यूपीएससी अटेम्प्ट करके आया है, ये नॉलेज का एक समंदर पार करके आया है। आपको इंटरव्यू कैसा नहीं है सोचेगा 10 बार। उस जिंदगी का आखिरी वो एग्जाम जिसमें आप फेल हुए, उसको तो आप कभी फेल नहीं होंगे, आपको फेल करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। फार्मूला आपको जिंदगी में यही करने का है बच्चों। 15 साल से लेकर 25 साल तक खूब पढ़ाई, खूब मेहनत, 25 साल से लेकर 45 साल तक, 20 साल तक कमाने का बहुत हो गया, 20 साल कमाए बहुत हो गए, फिर पैसा गिनने को टाइम नहीं, छोड़ दो। एट एज ऑफ 45 रिटायर हो जाए बच्चों, रिटायर, पैसा गिनने को टाइम नहीं। अगर आप मेन पीरियड है 15 से 25, उसमें क्या करते हैं तो 20 साल बहुत हो गए, वरना फिर जो हम देख रहे हैं अभी 70 साल की उम्र में हाथ में लाठी काठी आ गई, भाई कुछ काम मिलेगा, कोई वॉचमैन का सही, कोई भी काम चलेगा, वो बेचारे बदकिस्मत लोग जिनको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी, आपको मिल रही है। 15 से 25 खूब मेहनत, 26 से लेकर 45, 20 साल तक अपना जॉब, कारोबार, 20 साल तक, फिर पैसा गिनने को टाइम नहीं, रिटायर 45, फिर आप क्या करेंगे 45 साल के बाद में क्या करेंगे, स्कूलें बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, मदरसे बनाएंगे, मस्जिदें बनाएंगे, ट्रस्ट बनाएंगे। आपके करियर प्लानिंग में कौम और मिल्लत का आप ये अगर ये दाखिल करते हैं, अल्लाह ताला आपको गैब से मदद करेगा, गैब से, पता भी नहीं चलेगा, गैब से मदद करेगा। इसलिए 45 इयर्स के बाद बाकी जो जिंदगी है 30 साल, 40 साल, 50, बाकी जो बची है कौम के नाम कर दीजिए, और फिर देख लीजिए कैसी बरकत आती है आपकी जिंदगी में, कैसी आपकी बरकत आती है आपके करियर प्लान में। ये बातें थी बच्चों तालीम के ताल्लुक से। समाज का रवैया क्या है, वालिदैन की जिम्मेदारियाँ क्या हैं,
माँ बाप का रोल क्या है, और क्या क्या ये आपका सुपर कंप्यूटर उसको कौन से वायरस लगे, आज उसको निकालने की मैंने कोशिश किया। मैं अपनी बात इन दुआओं पे ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह करे आपके इस इलाके में मुकम्मल तालीमी और इल्मी बेदारी नज़र आ जाए। अल्लाह करे कि आप जो बच्चे हैं, ख़ासतौर पर लड़के, वो फरमाबरदार बन जाए। आप में से कोई भी बच्चा जो है वो मोबाइल का एडिक्ट ना बन जाए। अल्लाह करे कि आपको आला तालीम के लिए किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आ जाए, और अल्लाह करे कि आप सिर्फ 10, 12, जेई, नीट, यूपीएससी नहीं, जिंदगी के हर इम्तिहान में आप कामयाब और कामरान हो जाएं। इन्हीं दुआओं पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़।